नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, केवल द विजडम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे थे कि आपकी क्लासेस मैथ्स की अनबे सर ले रहे थे, उसी की कड़ी को आगे ध्यान में रखते हुए आज से आपकी क्लासेस सुनील सर रहेंगे, जो प्रेजेंट टाइम में जीएसटी इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर दिल्ली में तैनात हैं। तो ठीक है सर, अपने बारे में बताइए और क्लास को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आइए दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है यार हमारे चैनल केवली एकेडमी में। और जैसा कि सर ने बताया, मैं वर्तमान में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हूँ दिल्ली में। फरीदाबाद में मैं तैनात हूँ भाई, जहाँ पे आप सभी का जो भी है दिल्ली जोन वाले जिन लोगों का भी एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन होगा इंस्पेक्टर के पद पे, वो जीएसटी इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर या कस्टम इंस्पेक्टर, उन सभी की ट्रेनिंग वहीं पे होने वाली है। ट्रेनिंग भी मतलब ये समझ लीजिए मैं कराने वाला हूँ, वहाँ पे मैं अभी ट्रेनिंग हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूँ। आप सब ये इसलिए बताया जा रहा है जिससे आप लोग मुझसे भरोसा कर सकें कि नहीं, हाँ मैं आपको जो भी चीज दूंगा वो ऑथेंटिक होगी, और जो जैसे भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये इस तरीके टैकल किया जा सकता है, जिस तरीके से मैंने खुद टैकल करके बहुत आसानी से सिलेक्शन लिया है, तो आप लोग भी उसी तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये चीज इसलिए बताई जा रही है, ना कि कोई अपना गुणगान नहीं किया जा रहा है कि हाँ भाई मैंने ये कर लिया है, जिससे आप लोगों का भरोसा हो सके। तो अभी यार हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं एक्चुअली, देखो आप सभी को पता चल गया होगा 18 फरवरी जो कि लगभग 99.9% यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 60,000, इसके लिए ये डेट फिक्स कर दी गई है गवर्नमेंट ने। महीना आज से अगर देखा जाए तो आज 19 तारीख है, तो अब तो आज से 30 दिन ही नहीं बच रहे। मैंने अपने कुछ वीडियोस में, पिछली वीडियोस में बताया, आपको उनका भी लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 30 दिन में हमको करना क्या है। करना था कि आपको डेली सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी 19-20 क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो डेली आपको लगाने थे। लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको लगाने हैं, और उसके बाद वो जब निमट जाए तो 10-15 एक क्वेश्चन मॉक पेपर, मतलब लगभग 30 प्रैक्टिस सेट आपको, जिसमें प्रीवियस ईयर प्लस मॉडल प्रैक्टिस सेट हो, वो लगाने थे। और पूरा लगाने का तरीका बताया, तो मैंने गारंटी ली है अगर आप सच में वैसा कर ले तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, ये कोई वैसा नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ चीज है। ठीक है, मैंने खुद ही प्रैक्टिकल सारा चीज की हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब उसी के तहत बच्चे कुछ कर भी रहे होंगे, अब उसी के तहत हम लोग अभी क्या ला रहे हैं यहाँ पे, जितना भी प्रीवियस ईयर 18-19 पेपर जो भी हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उन सबका मैथ और रीजनिंग, जैसे कि आज हम मैथ ला रहे हैं, तो जो मैथ और रीजनिंग जो भी कुछ हुआ है वो सारे के सारे उन सारे पेपरों का क्वेश्चन हम कराएंगे। और उसके साथ साथ कुछ मैं आपको बेसिक बताने की कोशिश करूंगा, मतलब इसी के साथ साथ जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आए हैं उसी के साथ साथ लगभग आपका मैथ और रीजनिंग मैं ये कह सकता हूं कि लगभग कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। आपको जो बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं, जो हो सकता है अभी लास्ट मोमेंट में एक ही महीना बचा, आपको यार पढ़ना पड़ रहा हो ये, और बहुत सारी चीजें ना जानकारी हो, तो मतलब इतना टाइम ना हो कि यार मैथ अलग से पढ़ ले, रीजनिंग अलग से पढ़ ले, वो सब चीज ये समझ लीजिए सारे के सारे मैं क्वेश्चन पेपर भी करा दूंगा। और इसी के साथ आपका जो बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल बेसिक, अभी देखो ज्यादा ये मत सोचना है ट्रिक पे भागने की जरूरत है, ट्रिक पे नहीं, हमको बिल्कुल बेसिक पे काम करना है। और जो बेसिक चीज होती है ना, आप देखोगे आज मैं जब आपको मैथ कराऊंगा, बहुत आपको कुछ नहीं करना, सीधी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको बस लिखते जाना है, बढ़ते जाना, और सवाल अपना होता चला जाता है। तो चलो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, देखो भाई ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का, ये 28 जनवरी 2019 द्वितीय पाली का, ये मैथ के क्वेश्चन लिए गए हैं, 19 क्वेश्चन इसमें है, तो वो मैं सारे के सारे अब ये है। जैसे कि सवाल नंबर 1 देखो फटाफट, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। मैंने अभी पिछली वीडियोस में अपनी एक वीडियो में आपको बताया था, सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था उसका लिंक आप इस चैनल में के सबके मतलब डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, ठीक है, मिल जाएगा उसका। मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि भाई बहुत बेसिक चीज है कि आपको कम से कम 30 तक के पहाड़े बिल्कुल उंगलियों पर रटे होने चाहिए, 30 तक के वर्ग आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए, 30 तक के घन आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए। ये सब जब आपको रटे होंगे तो बहुत आसानी होती है, आप सवाल को एकदम से समझ लेंगे और आसानी से कर लेंगे कम टाइम में। और फिर दूसरी चीज और जो मैंने बताई थी, अब आज देखोगे 19 सवालों में मैं जो आपको ये पूरा टैक्टिक बता रहा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल को कैसे करना है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि मैथ को लेके उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैथ के लगभग 8 से 10 सवाल का टारगेट आपका होना चाहिए कि मेरे 10 सवाल मुझे कर लेने। मैं उन सबके लिए बता रहा हूँ जो यार जिनका थोड़ा मैथ बैकग्राउंड वीक है,
और बाकी जो भाई बहुत अच्छा है तो वो तो 19 के 19 ऐसे सवाल आते हैं, 19 के 19 आप करके आ सकते हो। लेकिन अगर आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो तो हमें ऐसा नहीं होता कि हमें 100% करना है। तो उसी के तहत मैंने बताया था कि लगभग 9 से 10 सवाल ऐसे आते हैं जो बहुत नॉर्मल से होते हैं, हर कोई कर सकता है। उसी में से एक सवाल ये है, मतलब इसमें अलग से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई महारथी वाली क्लास लेनी है, हाँ यार कुछ ऐसा तब जाके हम। ये क्या है 256 के वर्गमूल, क्या किसका है ये वर्ग, मतलब हम कह रहे हैं 256 के वर्गमूल, ये 256, बताइए इसका वर्गमूल क्या है। और फिर कह रहा है 16 के वर्गमूल, ये है 16, 16 का वर्गमूल क्या है। और फिर आगे क्या बोल रहा है, मतलब आपको बस भाषा उसकी पढ़ते जाना है खुद से ही। 256 के वर्गमूल ये लिख दिया, 256 का वर्गमूल मतलब निकाल लेंगे। फिर कह रहा है 16 के वर्गमूल। मैं यहाँ बार बार दोबारा फोर्स करूंगा इस बात पे, बहुत सारे बच्चे आजकल ट्रिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिक नहीं, ये मैथ और रीजनिंग ऐसा है, आप बस इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, बेसिक्स ही है, बस आप उसी तरीके से। वो कहते हैं ना कि कोई कह रहा है कि आपको कहीं जाना है, लेफ्ट मुड़िए राइट मुड़िए, बस उसी तरीके से सवाल होते हैं, आप उसको उसी तरीके से करते हुए जाना है। 256 का वर्गमूल और ये 16 का वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। देखो भाई 256 किसका होता है बताओ, ये होता है 16, 256 का वर्गमूल क्या होता है 16, और इस 16 का क्या होता है 4। इन दोनों का गुणनफल क्या बोल रहा है वो, वर्गमूल के गुणनफल, और इन दोनों का गुणनफल मतलब 16 का और 4 का, 16 का और 4 का गुणनफल करेंगे मतलब 16 और गुणा 4 बराबर हो गया 64। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसका वर्गमूल जो परिणाम आया इन दोनों के गुणनफल करने के बाद 64, इसका वर्गमूल, इस 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, ये रहा उत्तर। ठीक है, तो ये कुछ है नहीं, आप नॉर्मल से आप जब सारे के सारे वर्ग घन और ये पहाड़े कर लेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जाएगा दूसरे सवाल पे आओ दोस्तों। देखो फिर से आप ये इतना बड़ा सवाल सोचेंगे, आप पता नहीं जाने कौन से टॉपिक का सवाल है क्या है। मैं दोबारा फोकस कर रहा हूं कि आपको केवल और केवल सवाल की लैंग्वेज को देखना है। लैंग्वेज आप देखेंगे आपको करते हैं। ये क्या कह रहा है सवाल देखो फटाफट, 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। देखो कुर्सी का मतलब कैसे मान सकते हैं 1 मिनट को, मेज का मतलब या तो एम से ही मान सकते हो या मेज मतलब टेबल भी हो सकता है। तो इनकी भाषा के अकॉर्डिंग आप लिखते जाओ बस। क्या कह रहा है ये कह रहा है 2 कुर्सी, 2 कुर्सी मतलब 2 कुर्सी, ऐसे करके आप लिख सकते हो। कुछ भी अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं करने की जरूरत है, हाँ बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है कुछ भी। 2 कुर्सी और एक मेज मतलब प्लस करें और बोल रहा है ना, जब भी कोई चीज और वाली आती है कि ये और वो या मैं और तुम इस तरीके से, तो जोड़ रहा है वो बोल रहा है 2 कुर्सियां और एक मेज। एक मेज मतलब 1 टेबल, टेबल बोल दो या मेज बोल दो, चलो टेबल बोल देता हूं, 1 टेबल 170 रुपए में खरीदी जाती है। ये भैया 60 से 9 से आप बहुत ही ऐसे ऐसे सवाल बनाते आ रहे होंगे। अच्छा हाँ समीकरण 1 समीकरण 2 एक इस तरीके से बनाता था, इस तरीके से आप चाहो तो इसे अपने भाषा में समीकरण 1 दे सकते हो, नाम इनके चलो समीकरण 1 हो गई। इस उम्मीद में मत बैठना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि भैया कोई शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, कोई लॉन्ग ट्रिक्स नहीं, बेसिक चीज है, इसमें कुछ है ही नहीं अलग से, तो वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आगे बोल रहा है 5 कुर्सियां और 4 मेज, फिर वो बोल रहा है कि 5 कुर्सियां प्लस 4 मेज मतलब 4 टेबल 530 रुपए में खरीदी जा सकती है, 530 रुपए में खरीदी जा सकती है। बोल रहा है कि एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें। आपने देखा होगा जब आप बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे, बहुत बेसिक चीज है कि जब 2 समीकरणें होती थी और किसी एक को हमें काटना होता था तो हम बोलते थे, अगर काटने का मतलब होता है पहले तो उनको यहाँ पे बराबर कर लिया जाता था, और बराबर करने पर हम यहाँ पे लिखते थे अगर यहाँ पे किसी का साइन चेंज करना है, मान लो प्लस माइनस, जो कि कटता जब है, जैसे ये 2 के लिख रहा, अगर यहाँ भी 5 के होता है, यहाँ भी 5 के, तो मैं यहाँ का निशान चेंज करके मतलब कटने का मतलब उसमें से घट जाएगा वो, तो घटाने पर हम ऐसा लिखते थे। घटाने से जैसे लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, और ऑटोमेटिक अगर ये माइनस में होता तो फिर घटाने भी नहीं, सीधा लिखते जोड़ने पर। तो अभी ये वाली सिचुएशन हो रही, इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है कि आप इस सवाल को लंबा भी कर सकते हो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, और हो सकता है वो छोटा कर ले अगर आपने ध्यान दिया। ये पूछ रहा है एक कुर्सी की लागत, जब वो कुर्सी की लागत पूछ रहा है तो आपको इसमें से मेज काट देनी चाहिए। इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लें या घटा लें वो हम देख लेते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग जो पूछ रहा है वो रहने देते हैं, बाकी चीज काट देते हैं। बाकी चीज कैसे कटेगी, वो कह रहा है एक कुर्सी की लागत, कुर्सी का मतलब ये के, मतलब मुझे के रहने देना है,
टेबल काट देनी है। टेबल काटने के लिए जैसे 4 टेबल है यहाँ पे, इस समीकरण में 4 टेबल है, इस समीकरण में 1 टेबल है, एक। तो अब इसे क्या करना है, इन टेबलों को हमें बराबर कर लेना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को, जैसे बराबर इस पूरी ही समीकरण को हम 4 से गुणा कर देंगे। जैसे हम इस पूरी समीकरण को 4 से गुणा करेंगे, मैं आपको यहां से लिख दे रहा हूं, 4 से इस पूरी समीकरण को गुणा करेंगे। तो जैसे हम पूरी समीकरण को 4 से गुणा करेंगे, तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, देखो 4 दूनी 8k, 8k हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर रहे हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, 4t, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएगा, यहां पर 177 को 4 से गुणा करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूं। अरे क्या हो गया भाई, चलो यार ये मिटा नहीं गया दोबारा से। मैं उतना जरा अभी यूज टू नहीं हूँ स्मार्ट बोर्ड के लिए, इसलिए मिटा, दोबारा से करा दे रहा हूँ। देखो 2 कुर्सियां और 1 मेज, 2 कुर्सी और 1 मेज, जल्दी से देख लेता हूँ। मेज मतलब 1 टेबल, बराबर कितने था, 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। फिर है 5 कुर्सियां और 4 मेज, 5 कुर्सी प्लस 4 टेबल, ये क्या है, ये 530 रुपए में। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। आप ऐसा ही करोगे ना, जब ये रोज मैं बोलूंगा, जब आप 30-35 सेकंड लगा लोगे, तो भाई एग्जाम वाले दिन आप इसी सवाल को 30-35 सेकंड में लगा के आ जाओगे। क्योंकि टाइप के क्वेश्चन, यही सब टाइप के क्वेश्चन आने, और आप ये नहीं कि प्रैक्टिस तरीके से, बेसिक तरीके से समझ लोगे, तो आप डरोगे नहीं यार इसमें क्या कह रहा है क्या, आप बस भाषा पढ़ो और हो जाएगा। तो अभी क्या मैंने क्या बोला था, देखो कुर्सी पूछ रहा है कि एक कुर्सी की लागत कितनी है, तो हमें कुर्सी वाली चीज इसमें रहने देनी है, टेबल वाली मतलब मेज वाली काट देनी। तो मेज वाली कब कटेंगे, जब आपस में इनकी संख्या जो बराबर हो। इस संख्या को बराबर करने के लिए क्या, चूंकि 1 टेबल है, यहाँ पे 4 टेबल है, तो इस पूरी ही समीकरण को हम 4 से गुणा कर देते हैं। जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी पूरी समीकरण, देखो मैं अब नीचे लिख रहा हूं, इस वाली समीकरण को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, देखो 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8k प्लस 4 एक 4t टेबल मतलब बराबर 4 की इससे करें 0 और 17 चौका 68, ऐसा आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर होगी 3, ऐसा आप दे सकते हो। नई समीकरण आ गई। अब इस समीकरण को, ये समीकरण 2 थी, इसको इसके नीचे उतार दो, 5k प्लस 4t मतलब टेबल बराबर 530। भैया अब आप अपने बचपन वाले उसमें आ जाओ, जब हम लोग कक्षा 6-7 में सब पढ़ते रहते, 2-2 समीकरण होती थी, फिर वो काटना होता था, वो बोलता था कि भैया समीकरण अगर निशान बदलने की जरूरत पड़ रही है तो बोलता था घटाने पर, और नहीं अगर बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो बोलता था जोड़ने पर। लेकिन अभी बदलने की जरूरत है। बदलने का मतलब कि भाई इन दोनों को तभी तो काटूंगा ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा घटाने पर। घटाने पर, घटाने पर क्या होगा, 8k में से 5k घटाएंगे, कितना बचेगा, 3k। ये निशान बदल देता हूं, सॉरी पहले निशान बदल, जैसे ही घटाने का पर लिखेंगे तो जो निशान, मान लो अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, मतलब नीचे वाली के सारे के निशान बदल जाएंगे। यहाँ पे प्लस 5k था तो यहाँ माइनस 5k लिख दिया, या माइनस 4k हो गया, यहाँ पर भी ये माइनस का 530 ऐसा हो जाएगा। अब 8k में से 5k घटाएंगे तो हो गया 3k बराबर, ये तो ऐसे कट गया, 4k में से 4k कट गया, ये 0 में से गया 0, 8 में से 3 गया 5, और ये 6 में से 5 गया 1, ये हो गया 150। तो ये 3 के बराबर 50 हो गया। अब क्या करना था, बस आपको कुछ होना नहीं है, 3 के बराबर 150, और भैया के बराबर 150 बटे 3, और 3 पंजे 15, और के बराबर ये आ गया 50। के मतलब क्या, कुर्सी। एक कुर्सी की कीमत आई 50 रुपया, जो कि ये रहा। अब ये समझाने में इतना टाइम लगेगा, नहीं तो ये नॉर्मल सा है। जब आप इसको प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये तुरंत पढ़ते ही सवाल को ये जमा लोगे, जमाते ही देख लोगे यार कुर्सी की निकालना है तो टेबल काटना, टेबल काटना तो यार इसमें 4 टेबल, इसमें 1 टेबल, इसको बराबर करने के लिए क्या करूं, फटाफट 4 से गुणा कर दी, और 4 से गुणा कर दी, फिर दोनों को जो 4 से गुणा करने समीकरण दोनों को रख के नीचे और घटाने पे लिख के और निशान बदल के काट दिया, कुर्सी कुर्सी बची और कुर्सी बची, फिर निकाल दिया उत्तर। ठीक है, ये वो बेसिक तरीका है जिसमें आपको ज्यादा रटने, देखो फॉर्मूले पे अगर जाओगे ना, शॉर्ट ट्रिक्स पे, तो भैया होगा क्या, आपको रटना पड़ेगा। और क्या क्या रटोगे यार, क्या क्या रटोगे बस ये बता दो। बहुत कुछ है रटने के लिए, हिंदी है, जीके है, और मैथ में भी अगर आप फॉर्मूले भी मतलब ट्रिक के चक्कर में पड़ गए ना तो फिर मैथ के सवाल नहीं हो पाते। मैथ एक ऐसी चीज है, आपको वहां पे बस समझने की होती है, कंसेप्ट समझना पड़ता है। कंसेप्ट समझ गए तो ट्रिक आप ऑटोमेटिक खुद से बनाना शुरू कर दोगे, और जब खुद से बनाओगे तो फिर कोई ट्रिक और आपके सामने नहीं टिकने वाली है।
चलो अब तीसरे सवाल पे आते हैं फटाफट। एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 का शेष है और रुपए 67.14 जमा करने और रुपए 70.16 की निकासी के बाद शेष। ये है ही नहीं यार, मैं कराऊं या ना कराऊं, ये हम लोग उस तरीके से, आप लोग अपने घरों में रहते हैं ना, अब अपने आप लोग रहते हो, जैसे हम लोग अपने रहते हैं ना घरों में, हम लोगों की बैंक की किताब होती है, और कई बार हम लोग अपने गांव में घरों में रहते हैं, पापा लोग आपके जाते हैं बैंक में, अगर वो जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लाते हैं एंट्री करा के और फिर आपसे कहते हैं जरा देखना यार कुछ खाते में आए क्या पैसे वैसे। तो वो देखेंगे, आप जब देखेंगे तो कहीं पे लिखा होता है जो पहले से बैलेंस था, और जो आज की तारीख में वो करा के लगाए हुए एंट्री, उसमें लिखा होता है आज की तारीख में 100 रुपए ऐड हुए, तो पहले से कुछ था, मान लो 80 रुपए थे, आज भैया कुछ नहीं आया था कि 100 रुपए आए, वो किसी चीज के आगे होंगे, 100 रुपए आए, और फिर होता है फाइनली क्लोजिंग बैलेंस, क्या टोटल कितना हो गया, तो टोटल क्या हो गया, 80 पहले थे और 100 ही आ गया ना, 180 हो गया। बस ये वही है यार, क्या है, आपका बैंक खाता है, बैंक खाते में इतने रुपए थे पहले से, आपके पास 90.53 थे, अब वो कह रहे इतने रुपए जमा कर दिया आपने, मतलब आप ही गए और 90, मतलब कुल मिला के आपके पास 90.53 रुपए बैंक खाते में थे जब आप एंट्री कराने गए, और आपने 67 रुपए किसी तरीके से जमा कर दी। जमा करने का मतलब ये हुआ ना कि जोड़ दिए, तो ये जोड़ दिया आपने, भैया जोड़ लो, पहले हद तक ही कर लो, चाहे सवाल 4 और 3 7, 5 और 1 6.7 और 9 और 6 15। अब आपके बैंक खाते में कितने रुपए हो गए, ये पॉइंट है 157 रुपए, कहते हैं ना एंट्री कराने के बाद आपने देखा कि किताब में, भैया मेरी किताब में हो गए 157.67 रुपीज। अब वो कह रहा 70.16 रुपए की 16 की निकासी के बाद, निकासी मतलब आपको निकालने भी पड़ गए कुछ, कितने रुपए निकाल लिए आपने, इसमें सब 70.16 रुपए घटा दिए, मतलब ये है नहीं कुछ भी, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो द्वारा, मैं दोबारा इस बात को क्यों फोकस कर रहा हूँ, सच में बच्चे यहीं पे ध्यान नहीं देंगे और वो गच्चा खाने वाले। भैया 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे नॉर्मल से, जो हम लोग दिन रात की जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं ना, बाजार जाते हैं इससे उससे लेके ये हिसाब जोड़ करके यार इसका इतना उधार है, ये कर लिया वो कर लिया, वो उस तरीके के सवाल है ये सब, लेकिन बता रहा हूँ जिससे आप डरे ना और आपको भरोसा रहे कि यार हाँ 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे हम लोग कर लेंगे। अब भैया इसमें से घटा दो, मतलब टोटल में से आपने इतने की निकासी कर ली, हो गया 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 0 ये हो गया 7, और भैया 15 में से 7 गया 8, ये 87.51 रुपीज आपके खाते में बचे रहेंगे, 87.51 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, सवाल नंबर 4। ये क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रम से इतना और इतना है। मैंने यार ये पिछली वीडियो में आपको बता दें, लेकिन मैं देखो अब मेरा टारगेट क्या है कि ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊं जिससे आपका भरोसा भी आ रही, तो आसान क्वेश्चन थे, और इसके साथ आपको थोड़ा बेसिक भी बता दूं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है भाई, जो मैं बोल रहा हूं आपको 30 प्रैक्टिस सेट लगा लो पिछले 19-20 प्रीवियस ईयर के, और 8-10 मॉडल लगा लो, उसमें जितने भी टाइप के प्रश्न होंगे ना, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं उन्हीं टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बस संख्या चेंज होने वाली है। अभी महत्तम का मतलब एक क्वेश्चन तो लेसे वैसे वाला ये आना ही आना है, उसमें मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था कि क्या क्या बन सकते हैं, तो एक इसका फॉर्मूला होता है, नॉर्मल पता होगा आपको कि भैया लेसे और गुणा में से, लेसे गुणा में से बराबर पहली संख्या, ये आप सबने पढ़ रखा होगा, पहली संख्या। मैं तो बेसिक ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझसे इतनी जल्दी उम्मीद मत करना कि मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, और एक महीने में लास्ट में आपको ट्रिक से कुछ होने वाला भी नहीं है, और ट्रिक तभी काम करती है जब आपको बेसिक आ जाता है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये एक सबसे बहुत बेसिक सा है, एक तो इस पर सवाल मतलब आपको इस पर सीधा सवाल मिल ही सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया था ले से निकालना, में से निकालना, अपने उस वीडियो में यार कुछ संख्या दे देंगे ले से निकालने के लिए आ जाएगा, या कुछ संख्या दे देंगे में से निकालने के लिए आ जाएगा, 2 संख्या दे देंगे सपोज करो, उनका पूछ लेगा इनका में से क्या है, बहुत छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन आना है, एक सवाल इसके आधार पर आ सकता है। अब ये सवाल इसी फॉर्मूले के आधार पर आया कि ले से गुणा में से बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने जो सवाल को देख के लग रहा है थोड़ा सा और उन्होंने उसी में लेंदी कर दिया, वो लेंदी फिर आपके 6-7 की जो आपने पढ़ी है ना पहले समीकरण, उन्हीं का रोल आएगा। फिलहाल इसको देखते हैं, पहले क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का में से मतलब महत्तम समावर्तक और ले से लघुत्तम समावर्तक क्रम से 2 और 72 है। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहा भैया में से जो है वो तो है 2 और ले से वो है भैया 72। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, और तो छोटी संख्या क्या करो, वो कहना चाह रहा कि भाई बड़ी संख्या
उसने बोला बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2, तो हम मान लेते हैं इसमें, मान लेते हैं छोटी संख्या x है, ठीक है। तो वो कह रहा छोटी बड़ी संख्या जो छोटी संख्या के, तो अब ये तो हो गया छोटी संख्या। अब आते हैं बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या देखो, कई बार आपने देखा होगा ना सवालों में लिखा हुआ, अच्छा प्रश्न अनुसार का मतलब ये जो वो बोल रहा है हमें कुछ भी अलग से नहीं करना, जो बोल रहा ना आप बस वैसे लिखते चले जाओ। मैथ करने का तरीका यही होता है, जो उसने दिया है उसकी भाषा पढ़ के पहले यहाँ लिख लो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पता चल जाएगा अगला स्टेप क्या करना है। तो उसने बोल दिया कि भैया मैथ से तो यो था, आपने लिख लिया। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, बहुत आसानी होगी, बहुत तेजी से कर लोगे। मैथ से लिख लिया, ले से लिख लिया। अब उसने बोला क्या बोल रहा है वो पढ़ के समझो कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है। तो पहले मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ अननोन देखा, तो हम पहले मान ले रहे हैं, उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। यार एक चीज माननी पड़ेगी, तो हमने मान लिया क्या x छोटी संख्या है। अब वो कह रहा है उसी के देखो अकॉर्डिंग पढ़ो, बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है। तो छोटी संख्या x थी, इसका दुगना करेंगे 2x, और 2 अधिक है तो इस 2x में ही हम +2 कर देंगे। तो ये बन गई क्या भैया बड़ी संख्या। तो एक संख्या ये होगी x, दूसरी संख्या होगी 2x + 2, में से हो गया 2, ले से हो गया 72। ये है 4 चीज, और ये रहा आपका फॉर्मूला, ले से गुणा में से और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसमें जैसे आप लगाओगे उस फॉर्मूले में आपको x का मान मिल जाएगा। जैसे ही x का मान मिलेगा वो ये पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या x ही तो है। फाइनली हमें x का मान निकालना है, उत्तर आ जाएगा। अब लगा लेते हैं इस फॉर्मूले में भैया। इस फॉर्मूले को देख रहे हो आप, ले से गुणा में से, तो भैया ले से तो कितना है 72, गुणा में से बराबर गुणा 2 बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या मतलब कोई सी भी मान लो, छोटी बड़ी का यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, छोटी संख्या बड़ी संख्या, बट ऐसे ना लिखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इन दोनों में से आप किसी को भी पहली और किसी को भी दूसरी मान सकते हैं। तो ये होगी पहली संख्या, मान लो हमने x मान ली छोटी संख्या, गुणा दूसरी संख्या कौन सी होगी जो बड़ी संख्या है 2x + 2, गुणा क्या है 2x + 2। बस ये बन गई। इस तरीके से आपको सवाल सेट हो गया। अब इस पर बस नॉर्मल सा जो हम सब पढ़ते चले आते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, भैया गुणनखंड करने आ रहे हैं आपको, तो बहुत आसानी से कर लो भाई। इनको भी क्या करना है, 72 दूनी कितना हो गया 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144 हो गया बराबर। अब इस x के अंदर गुणा कर लो, x के अंदर कहेंगे 2x², क्योंकि x से जब देखो इस तरीके से होता है तो x² हो जाता है 2x² प्लस ये हो गया 2x। इन सब चीज को एक तरफ कर लेते हैं, एक तरफ करेंगे तो ये उधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x² + 2x और प्लस वो माइनस ये 144, चूंकि इधर आएगा -144। ठीक है। अब इन सवालों को और आसान करने के लिए हमें क्या होता है, सभी चीजों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन हटा के उड़ा देते हैं। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हटा देंगे हम। यहाँ हो जाएगा x² + x और ये माइनस, फिर से क्या बचेगा ये 72। ठीक है, ये हमारी समीकरण होगी भैया। अब इसके गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड करने के लिए अगर आपको नहीं पता, मैं तो ये टारगेट करके चल रहा हूँ कि शायद बहुत सारे बच्चे, जैसे 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो भाई बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ऐसे होंगे जिनको ये सारी बेसिक चीजें नहीं आ रही होंगी। तो मेरा वो टारगेट उनके लिए है, ना कि उनके लिए जिन्हें सब कुछ आ रहा है। जिन्हें सब कुछ आ रहा है वो अपना बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, जो सच में चाह रहे हैं हाँ हमें भी इस लास्ट मोमेंट में कुछ मिल जाए, तो उनके लिए। तो अब क्या करना है हमें, जब हम इसका गुणनखंड करना होता है, ऐसी समीकरण आपने बहुत पढ़ी होंगी बचपन में जब आप, लेकिन अगर मैथ बैकग्राउंड ले रहा हो तो आप भूल चुके होंगे कि यार करना क्या है। तो इसका ये होती है, इसका और इसके साथ जो पहली कोई संख्या हो उनकी गुणा करते हैं पहले हमें। तो यहाँ इसके साथ तो एक ही है, उस एक ही और 72 गुणा करेंगे तो 72 ही रह गया। अब उस 72 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखो जरा 72 के गुणनखंड इस तरीके से करके देख लो। 2 2 × 6 2 × 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 2 2 × 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 9 18, फिर अब 2 से तो नहीं कट रहा, 3 से काटेंगे, 3 × 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3। तो ये गुणनखंड आ गए। अब इन गुणनखंडों को हमें आपस में इस तरीके से यहाँ लिखना है जिससे, क्योंकि यहाँ x बच रहा है, x का मतलब अगर x के साथ 2 होता तो मतलब इन आपस में ऐसे ब्रेक कर लेना जिससे उनका अंतर केवल 1 x आए। ये 1 x तो है, तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 × 9, 9 में से 8 गया 1, तो 1 x आ जाएगा। तो हम इसको मतलब इन चीजों का गुणनखंड हम यहाँ पे बीच में ऐसे लिखते हैं। देखो अब ऐसे कैसे लिखा जाएगा, x² प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें प्लस वाली चीज लानी है घटाने के बाद, प्लस 9x माइनस 8x। और ये ऐसा कैसे ही, इस चीज को समझना जरूरी है, ये कैसे आया है। देखो
ये इस x की जगह लिखा मैंने, इस x का मतलब यही चीज बचनी चाहिए। 9x में से 8x घटाएंगे तो 1x बचेगा नहीं, तो एक ही x तो है ये। और ये 9x और 8x कहां से आया है? ये जो 72 था इसके गुणनखंड करने से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 तो यहां से आ गया, 3 3 9, 9 यहां से आ गया। इनके आपस में आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, 3 दूनी 6 ऐसे भी करके देख सकते थे, और ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब आपस में किसी तरीके से। लेकिन बचना हमें लाना, टारगेट हमारा ये होता है कि हमें यहाँ पे जो भी बीच में है वो लाना है। वो हम जोड़ के भी ला सकते हैं इनको आपस में, घटा के भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घटा के ही यहाँ पे घटा के लाना था, क्योंकि यहाँ पे भी ये माइनस था, ठीक है। तो ये घटाने वाली चीज हो रही थी, तो यहाँ पे 9x माइनस 8x जब आप करेंगे तो अब जो बचेगा इसमें घटाएगा वो प्लस का ही बचा, चूंकि प्लस का x है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा शायद। यह दिख रहा है तो मैं इधर को बता दे रहा हूं, बस अब उत्तर आप आगे उत्तर कर। अब आप इसके नीचे आएंगे तो इन दोनों संख्याओं में कुछ कर लेते हैं और इन दोनों संख्याओं में कर लेते हैं। इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 9x में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 9। इसी तरीके से माइनस 8x और माइनस 72 में से क्या कॉमन लेंगे हम? माइनस, चूंकि दोनों में निशान भी कॉमन आ सकता है तो माइनस का 8 कॉमन ले लेंगे, और ये क्या बच जाएगा? x माइनस, जैसे माइनस का 8 कॉमन तो निशान तो आएगा, तो प्लस बचेगा, और 8 9 72, क्योंकि 8 भी कॉमन तो यहाँ से 8 भी तो काटा जाएगा ना। इसे कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि 8 से इसे ही भाग देंगे, तो 8 से इसे भाग देंगे तो x बचेगा, और 8 से इसे भी भाग देंगे 72 को, तो यहाँ बचेगा 9। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? अब ये दो चीज हो गई, ये दो एक तो ये दो पोजीशन बन गई, इन दोनों पोजीशन से हम x प्लस 9 कॉमन लेंगे। अब x प्लस 9 ये कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? माइनस 8 बराबर 0, जो भी चल रहा था। बस ये दो सिचुएशन बन गई। इन दोनों सिचुएशन को अब आप रख के देख लो 0 के बराबर, तो x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9। तो x माइनस में तो हो नहीं सकता, मतलब छोटी संख्या कोई माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए अब दूसरा वाला देखते हैं, इसको भी 0 के बराबर रखते हैं। x माइनस 8 बराबर 0 या x बराबर 8, तो भैया प्लस में आ गए। तो x का मान, मतलब x का मान इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो लेकिन इसमें हम माइनस नहीं लेके चलते हैं, प्लस में लेके चलेंगे, तो x का मान माइनस 9 तो नहीं हो सकता, तो x का मान 8 होना चाहिए। तो x क्या था? छोटी संख्या थी, तो x का मान 8 होना चाहिए, तो ये आ गया 8। देखो समझाने के लिए बहुत लंबा है, जब आप इसको करके देख लेंगे ये इसका तरीका समझ जाएंगे, क्योंकि वो इस तरीके का सवाल जब पहले भी आया तो हो सकता है आपके फिर से आपको इसी तरीके का मैसे का सवाल रखा हुआ मिल जाए, यही सवाल रखा हुआ मिल जाए इसी टाइप का, बस संख्या चेंज दे रखी हो। तो भैया मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल। जिनको मैथ बहुत डर लगाता है कि नहीं यार हमसे नहीं हो रही चीजें, हमें नहीं समझ, आप तरीका समझ लो, इसी टाइप के सवाल आने वाले हैं। जितने भी पेपर में सारे कराने वाला हूं, जितने भी स्टेप के सवाल है, ठीक है, नोट कर लेना इसको। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, ये क्या है? ये भी आपने पढ़ा होगा, अनुपात समानुपात ये सब पढ़े होंगे। तो ये इन सवालों में है ही नहीं यार, कुछ दिमाग लगाने के लिए कोई जरूरत है ही नहीं। क्या है ये है 4, यदि 4/5 अनुपात 4/5 समानुपात 4/5 अनुपात 4/5 हो तो x का, x तो कहीं है नहीं, तो x का मान याद करें। इसमें x तो कहीं है ही नहीं भाई, x कहीं मिसिंग हो रहा है क्या? साल में कुछ गड़बड़ हो गई शायद टाइप करने में, x तो कहीं लिख ही नहीं रहा। चलो एक बार मैं सवाल देखूंगा, अभी मुझे लग रहा है सवाल में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी x का मान पूछ रहा है, लेकिन इसमें x कहीं है नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये भी वही बेसिक चीज है। आप लोग अपने घरों में जाते हैं, हम लोग आप बाजारों में जाते होंगे, मैं आपको वहां से कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज आप लोग डेली लाइफ में देते हैं। आप जाते हो सामान खरीदने जाते हो, बाजार जाते हो, कोई चीज लाते हो आप, जैसे कि सपोज करो आप दंत मंजन लेके आए हो, उस पर अरे दंत मंजन को छोड़ो यार, किताबों पे आते हैं। तो किताबों पर अक्सर हम जब जाते हैं ना तो हम कहते हैं कितने % छूट दे रहे हो भैया, तो किताब आप लेने गए, कोई सी किताब भी लेने गए, उस पर 400 रुपये मूल्य लिखा हुआ है। 400 रुपये मूल्य से लिखता उसमें 400 रुपये रहा होता है, लेकिन वो दे रहा होता है आपको 320 की, या हो सकता है 300 रुपये की दे। तो आप यार सोचते हैं यार ये तो 400 रुपये की जगह में 300 में दे रहा है। तो जो जानकार है कि नहीं किताबों पे काफी सारी छूट है, प्रिंट मूल्य कुछ और रखते हैं तो काफी सारी छूट देते हैं, तो अलग अलग दुकानदार बोलेंगे भाई मैं तो 20% की छूट दे रहा हूँ। तो अगर 400 रुपये मूल्य है तो 20% की छूट देगा, तो आप 400 में से 400 का 20% निकाल उसमें घटा लेंगे, तो कितना बचेगा? 320 रुपये बचेगा।
तो वो 320 रुपए। एक कह रहा है कि नहीं नहीं मैं 25% की छूट दूंगा, तो 25% की छूट देगा तो क्या हो जाएगा, जैसे आप 400 रुपए मूल्य वाली किताब में 25% की छूट हो जाएगी, तो 25% निकालो 400 का, तो 400 का 25% निकालोगे तो क्या बचेगा, 300 रुपए बच जाएगा। तो वो उसी तरीके की चीज, ये मतलब आपकी डेली लाइफ की चीजें पूछने की कोशिश कर रहा है वो, जोड़ घटा गुणा भाग, और भैया कहीं जा रहे हो हिसाब किताब में कोई गड़बड़ तो नहीं कर ले रहे आप, वही सब चीजें। ये कह रहा है 800 के 75% के, 120% के 40% याद कर, ये परसेंट मतलब देखो कितना थोड़ा सा लेंदी कर दिया, कुछ नहीं है। और सवाल को पढ़ते जाओ लिखते चले जाओ और उत्तर आ जाएगा। 800 के 75% के, आपने बोर्ड मास पढ़ा था, बोर्ड मास पढ़ाया गया था आपको, ये BODMAS बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट था, ओ फॉर का की के, ये सब थे, ओ फॉर का की के, ये सब चीजें थी, ठीक है। तो जैसे हम ये सब चीजों में इन चीजों को हटाएंगे का की के, तो उसकी जगह क्या होता था, गुणा का निशान होता था। अब गुणा का निशान होगा तो क्या है, देखो अब सवाल करने की कोशिश करो। 800 के की जगह मैं सीधा लिख दूंगा 800 के गुणा 75%, परसेंट की जगह 75% मतलब 75/100, यहां तक सवाल खत्म कर दिया। फिर दोबारा के 120%, मतलब जो भी आएगा उसका 120% निकालना है। तो वो एक साथ ही ऐसा ना करें, सवाल को लेने ना करें कि पहले ये निकाल, पहले इसको निकाल लें, फिर उसका 120% निकालें, फिर उसका, फिर ये कह रहा उसका, तो ऐसा ना करके आप सीधे सवाल को एक बार ही लैंग्वेज में लिखते चले जा रहे हैं। 800 के 75%, 75% के 75/100, फिर के 120%, इसके फिर से गुणा का निशान, और 120/100 हो गया, गुणा के 40% याद करो, के फिर से वाली के 40% याद करो, 40% होगा 40/100, बस ये है भैया। अब इसमें करना क्या है बताओ, कुछ भी तो नहीं करना, काट फाट कर लो उत्तर लिख दो। क्या काट फाट कर लेना है, 0 से 0, एक 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, क्योंकि सब गुणा में कोई कहीं को भी काट सकते हो, ऊपर से नीचे वाली चीजें आपस में कैसे भी काट सकते हो। ये कट गया, ये 0 से, ये दोनों 0 से, ये दोनों 0 काट दिए, ठीक। अब 25 तिया 75 से सीधा 25 का पड़ा लगाना पड़ेगा, 25 चौका 100। अब इस 4 से 4 दूनी 8, 4 करना 4, ये भी कट गया। देखो अब क्या बचा, ऊपर ये 2 बचा, गुणा 3 बचा, गुणा 12 बचा, और ये गुणा 4 बचा। नीचे तो कुछ नहीं बचा, ये 4 कट गया, 100 कट गया, 100 कट गया, सब कुछ एक एक बचा, एक सब कोई एक की कोई वैल्यू नहीं थी। इन सब की गुणा करो, उत्तर लिख दो। क्या है इनकी गुणा, 2 तिया 6, 12, अब 6 की गुणा 12 से, 12 से 72, और 72 की गुणा 4 से, 72 की गुणा 4 से, देख लो क्या आ रहा भाई, 288 आ जाना चाहिए। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ये आ गया सवाल। क्या है इसमें, देखो कुछ है ऐसा कुछ जो अलग से उन्हें, हाँ यार कोई बहुत बड़ा आपको कुछ करने की जरूरत है, नहीं ना, कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट सवाल पाओ फटाफट। यदि एक वस्तु ₹300 में खरीदी गई और उस वस्तु पर 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करो। भैया बिक्री मूल्य ज्ञात करा, देखो आप अगर सवाल को पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज। ये कह रहे हैं एक वस्तु है, 300 रुपए में खरीद के लाए, मान लीजिए आप 300 रुपए में एक बाइक खरीद के लाए, और उसमें 50 रुपए आपने मरम्मत, बाइक खराब थी आपने 50 रुपए उसकी मरम्मत पे लगा लिए। तो देखो कितने में लाए, 300 रुपए में खरीद के लाए, 50 रुपए मरम्मत में लगा दिए, कितना हुआ टोटल 350। बोल अभी तक आपने 350 रुपए खर्च कर दिए। अब कह रहा और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अंकित मूल्य, अब क्या मतलब वो बोलना चाह रहा है कि इसे अंकित मूल्य, जो इसका अंकित मूल्य होगा वो अंकित मूल्य पे 20% लाभ के रूप में बेचा जाना चाहिए। तो वो अब क्या कह रहा, 20% लाभ पे, मतलब 20% लाभ चाहिए उसे, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। कुल मिला के अब इसकी लागत कितनी हो गई, लागत यही तो होगी ना भाई, यही तो होगी लागत इसकी। 300 में लाए थे, 50 की मरम्मत कर दी, ये इसका लागत मूल्य हो गया क्या, नहीं हो गया। अब इस लागत मूल्य, जो कि लागत मूल्य 10% अधिक है, आवश्यक बिक्री मूल्य क्या, ये लागत मूल्य हो गया। इस लागत मूल्य का हम जो अंकित मूल्य कर रहे हैं, इस अंकित मूल्य पर 20%, अभी
ये लागत मूल्य वो हो गया सारा लागत मूल्य, इस पे 10% अधिक, जो कि लागत मूल्य से अंकित मूल्य क्या कह रहा है, 10% अधिक है। सवाल की लैंग्वेज में कुछ ऐसा हो रहा है क्या? और से बिक्री मूल्य पूछ रहा है, और बिक्री मूल्य वो ये बोलना चाह रहा भैया कि बताओ क्या मैं इसका बिक्री मूल्य रखूं जिससे मुझे 20% लाभ मिल जाए फाइनली। तो भैया 20% लाभ कैसे मिलेगा, टोटल तो इसकी ये हो रही है ना लागत, टोटल इसकी अगर ये हो रही है तो मैं तो ठीक है चलो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10% अधिक, लागत मूल्य में 10%, तो इसका 10% अधिक करना है, तो इसका 10% अधिक मतलब इसमें 10% और जोड़ना है। तो एक तरीका तो होता है जब भी हमें चीजें करनी हो तो 10% जोड़ना, 20% जोड़ना, 10% घटाना, 20% घटाना हो, तो आप क्या करो, आप क्या करते हैं, देखो पहला एक तरीका तो ये होता है कि इसमें हमें इसका 10% जोड़ना है, तो क्या करेंगे हम 350 में प्लस 350 का ही 10% जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 10% जोड़ेंगे। और जैसे ही हम 10% जोड़ेंगे, 10% को ऐसे करके 10%, तो ये कट गया 2 0 से 0, तो ये हो जाएगा 350 प्लस 35, क्या हो जाएगा ये 385, ठीक है 385 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये बोल दिया कि हाँ लागत मूल्य से 10% अधिक है, लागत मूल्य से 10% अधिक कर दिया हमने। अब इसका देखो, इसका यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताने को कर रहा है कि इतना लंबा ना करके वो जब भी बोले इससे इतना % अधिक है, इससे इतना % कम है, तो बोले 10% अधिक है तो हर चीज को परसेंट को आप हमेशा 100 पे मानो, तो 10% अधिक बोल रहा है तो इसको कर देंगे हम सीधा 110/100। जैसे हम 110/100 करेंगे, ये 0 से 0 काटेंगे, 11 पंजे 55 का 5, 11 तिया 33 और 5 38, 385 आ गया। आ गया क्या नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा सवाल के लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, मरम्मत के रूप में खर्च किए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा। अब देखो कुल मिला के, और जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य क्या है, लागत मूल्य, देखो 20% अधिक लाभ पर बेचा है, और जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। ये लागत मूल्य से 10% अधिक क्या है, अंकित मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य। क्या हो गया भैया, अंकित मूल्य। वो ये बोलना चाह रहा है, सवाल को दोबारा समझो भैया, मैंने एक वस्तु खरीदी 300 रुपए में, 50 रुपए उसकी लागत पे, उसमें मरम्मत में लगाया, टोटल कितने रुपए हो गए, वो टोटल होगी 350 की। लेकिन वो कह रहा है इसका अंकित मूल्य मैंने क्या रखा, अंकित मूल्य वो कह रहा है अंकित मूल्य रखा है मैंने इसका जो टोटल ये आ गया वस्तु और उसकी जो लागत मूल्य से 10% अधिक मैंने अंकित मूल्य रख दिया, तो 10% अधिक तो मतलब 10% और जोड़ दो तो अंकित मूल्य हो गया 385। अब वो इस पे कह रहा है कि अब इस पे मुझे 20% लाभ चाहिए, किस पे, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य में 20% लाभ लेगा जब वो, तो भैया इसमें 20% और जोड़ दो, जैसे यहाँ पे जोड़ा है, तो 20% लाभ लेने के बाद उसे कुल मूल्य कितना रखना है, तो इसमें 20% और जोड़ दो। तो मैंने क्या बोला, जैसे इसमें 20% और जोड़ना है तो 120 कर दो, जैसे यहाँ 110 करा 120/100 कर दो, ये 0 से 0 काट दो, अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 से काट दो, 5 7 35 और 5 7 35 और 2 से से काट दो, 2 6 12, बचा क्या 77 गुणा 6, क्या हो जाएगा 6 7 42 का 2 हासिल लेके 4, 6 7 42, 42 और 4 46, कितने रुपए आ गए 462 रुपए, ये आ गया भाई 462 रुपए, ठीक है। क्या है इस सवाल में, नॉर्मल सी चीज है, आप इस चीज पे जाने की कोशिश मत करो यार मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा वो टॉपिक नहीं पढ़ा, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये ऐसा आएगा कई बार, बिल्कुल ऐसा ही सवाल आएगा, लागत मूल्य, अंकित मूल्य, बिक्री मूल्य और उसके साथ वो परसेंटेज का यूज करा रहा होगा। तो लागत मूल्य, बिक्री मूल्य पहले आप समझ लो, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। कोई भी चीज होती है जो उसको बनाने में लगता है वो उसकी लागत मूल्य होती है। फिर एक होता है लागत मूल्य से एक दूसरी चीज होती है अंकित मूल्य। ठीक है वो कोई चीज 100 रुपए बनी लेकिन मूल्य तो उस पर अंकित कर दिया हमने 120 रुपया, ये अंकित मूल्य हो गया। फिर एक बिक्री मूल्य भी होता है। बिक्री मूल्य क्या होता है कि हो सकता है कि उस पर 120 रुपया है लेकिन आप उसको दे रहे हैं 110 रुपए में। कितने रुपए में दे रहे हैं 110 रुपए में, तो इसका बिक्री मूल्य है, तो 110 में दे रहे हैं तो अंकित मूल्य से आपने कुछ परसेंटेज कम कर दिया, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से सवाल हो गया। चलिए लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। ठीक है देखो भैया ये कहना चाह रहा ये ऐसा सवाल को जब भी ऐसा कुछ सवाल आए ना जिसमें कुछ ज्यादा कुछ ना दे और सीधा सीधा
तो मेरी राय बिल्कुल ये है कि आप इसे 100 पे लगाइए। किस पे लगाइए? 100 पे। आप इसे किस पे लगाइए? 100% पे, 100 रुपए पे लगाइए। मतलब आप इस पर इसी पे लगाते चलिए, जो भी बचता जा रहा है उस पे लगाते चलिए। कुछ अलग से कोई तरीका मत ढूंढने, कोई फॉर्मूला लगाने कोई, मतलब फॉर्मूला भी है बट फॉर्मूला लगा के मैं आपको पैसे, जब भी कुछ ऐसा बोल रहा है कि अच्छा परसेंटेज कुछ, मतलब उसने कोई बेसिक चीज ना दे रखी हो तो आप खुद से ही 100% पे बात कर लीजिए। वो कह रहे लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है? कुल प्रतिशत छूट क्या है? जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। कैसे? इसका मतलब ये है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि आप 100 रुपए का क्या लाए? टोपा लाए। 100 रुपए का आपने, अच्छा कंपनी ने 100 रुपए का टोपा बनाया। कंपनी ने क्या हुआ, जो उसका जो एक तरीके से रिटेलर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो खरीद के लाए, तो कंपनी ने उनको 20% की छूट दे दी। तो 100 रुपए की जगह उनको कितने रुपए में मिल गया? वो 80 रुपए में मिल गया। मिल गया, सीधी सीधी बात समझो। अब क्या है, अब वो हम जैसे लोग खरीदने जाते हैं। अब हमको दुकानदार उसमें क्या कहता है, 80 रुपए का उसका हो गया मूल्य। अब वो कह रहा है मैं तुम्हें 10% की छूट देता हूं। तो 80 का 10% कितना हुआ? अब आपको 100 का 10% नहीं, 80 का 10% कितना हुआ? 8 रुपया। तो 80 का 10% 8 रुपया हो तो वो हमें कितने रुपए में दे रहा है? 72 रुपए में। तो बस यही है कि दो दो बार छूट मिलने के बाद हमें ये टोपा कितने रुपए में मिला? 72 रुपए में मिला। तो बस इतनी सी बात है। तो बस ये ऐसे कर लो, पहली छूट थी 20%, और जो मैंने पीछे बताया, छूट हो या प्लस करना हो, आप डायरेक्ट 100 पे तो ऐसे ही कर सकते। छूट करना मतलब 100 के साथ या किसी भी चीज के साथ 100 में से आप कर लो परसेंटेज। तो जब छूट कह रहा है तो 100 में से 20 घटा लो तो कितना बचेगा? 100 में से 20, 80%। तो ये हो गया 80%। तो ये 80% मतलब करेंगे तो 100 से 100 कट गया, तो कितना आया? जब 20% की छूट करी तो 80 रुपए तो आया। ठीक, अब याद रखना, पहला वाला हमने 100 माना है, 100 में से 20% की छूट दी तो 80 आ गया। लेकिन अगली छूट और क्या कह रहा है? वो 10%। तो अब इसका 10% की छूट, तो इसकी 10% की छूट करूंगा तो क्या छूट फिर भी हमें 100 पे से माननी है। तो 100 में से जब छूट करूंगा तो कितना? 90%। तो 90 बटे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इन दोनों गुणा कर दो, ये क्या आ गया? 72। दो छूट देने के बाद आ गया 72 पे। अब इस छूट को और इस छूट में अंतर देख लो कितने का है। मतलब कुल मिला के जो प्रारंभिक मूल्य था 100 से ये दो छूट, पहले 20% की एक छूट दी, 20% की छूट देने का मतलब 80/100। ये सीधा तरीका बता रहा हूं, चाहे तो आप 20% निकालते फिर उसका करते। सीधा 100 में से आपने 20 की छूट करी तो 80% बचा, तो मतलब 100 का 80% लिख रहा था तो वो 80 रुपए हुआ। अब 80 का हमें 80 रुपए पे फिर से 10% छूट देनी है, तो 10% छूट का मतलब 90/100। तो ये 90/100 तो जब करेंगे तो 72 रुपए आ जाए। तो कुल मिला के प्रारंभिक मूल्य आपने 100 रुपया माना था, 100 रुपए में से जैसे आप 72 रुपए पे आए तो कुल मिला के कितनी छूट आई? देखो वैसे तो छूट कितनी बनी? 20% की हो यार, 10 की है तो 30% हो रही है आपकी नजर से। तो लेकिन 100 से हम आ कहां गए? 72 पे। तो कुल छूट हो रही 100 में से आप 72 घटाओगे तो कितनी हो रही है? 28। तो ये हो जाएगा भैया 28%। समझ रहे हो? चलो, ऐसे ही बहुत सारे सवाल आएंगे तो मैं आपको कराता रहूंगा, कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। ये सवाल भैया रट के चले जाओ, आप सबने भी रट रखे होंगे, फॉर्मूले हैं। मैं देखो बेसिक का मतलब यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी फॉर्मूले के आधार पे जो सवाल हो सकते हैं और जो आने वाले हैं। एक ये सवाल, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर, यह मूलधन 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो एक फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा होगा, उसको लिख लो भैया, याद कर लो। ब्याज बराबर क्या है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जब भी साधारण ब्याज का सवाल आएगा, साधारण ब्याज के सवाल जितने भी यूपी पुलिस में आएंगे बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आएंगे, वो लगभग आपके जो भी सवाल देगा इसी फॉर्मूले से निपट जाएंगे। समझ रहे हो? साधारण ब्याज का मैं दोबारा बता रहा हूं, साधारण ब्याज का कोई भी सवाल यूपी पुलिस में आएगा तो इसी फॉर्मूले से लगभग निपटने की संभावना है 99%। तो ये फॉर्मूला आप रख लो, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कितनी चीज इसमें? 1 2 3 4। इस फॉर्मूले पे वो कोई सा भी सवाल बना सकता है, बशर्ते इन 4 चीजों में से वो कोई सी 3 चीज दे रहा होगा, कोई सी 2 चीज भी दे रहा होगा और कोई सी 1 चीज पूछ रहा होगा। तो कोई सी 3 देगा तो 1 पूछेगा। समझ रहे हो आप? आ जाओ भैया, मैं इसी फॉर्मूले पे सवाल करा रहा हूं। क्या है? ब्याज दर ज्ञात करें। यार मैं थोड़ा कलर एक बार और चेंज करता हूं, लाल करता हूं, ठीक है। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए का मूलधन, मतलब मूलधन
मूलधन, मूलधन कितना है भैया, 1000 रुपया। ये आपको मैं लिख के बता रहा हूं, आप लिखेंगे तो। पर 5 वर्ष की अवधि के लिए समय कितना है, समय बराबर 5 वर्ष, ठीक। की अवधि के लिए, अवधि में साधारण ब्याज इतने रुपए प्राप्त होता है। ब्याज मैंने बताया ना, साधारण ब्याज वाली बात जब भी आएगी तो आपको इसी फॉर्मूले से काम करना है। ये ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 440 रुपए क्या प्राप्त होता है। तो वो बोल रहा था ब्याज दर ज्ञात करें, शुरू में पूछा उसने ब्याज दर, तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, दर, ब्याज की दर, दर हमें प्राप्त करनी। 1 2 3 4 ब्याज, 1 2 3 4, 4 चीजें नीचे 100 तो 100 ही है, उसकी उसे गिना नहीं जाएगा। तो 4 चीजें में से 3 दे रखी है भैया, यूपी पुलिस का आया होगा, है ही नहीं ना कुछ इसमें, जोड़ घटा गुणा भाग है। रखो इस फॉर्मूले में फटाफट, ब्याज उसी फॉर्मूले में, ब्याज ब्याज दे रखा है इधर, ये 440 बराबर मूलधन, फॉर्मूला देखते रहो, रखते हो मूलधन की जगह 1000 गुणा दर, दर की जगह दर ही लिखना है क्योंकि दर उसने पूछी है, गुणा समय, समय कितना दिया 5 वर्ष, लिख दो भैया 5 वर्ष, और बटे तो। अब इसमें बचा क्या करने के लिए, जोड़ घटा गुणा भाग ये सब चीज वैसी होता है, तो अब इसको काट फाट करना है। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 बचा, या इस वाले 0 से देखो, आपको पता होगा साइड में जब बराबरी में होते हैं तो बराबर में कट जाते हैं, ऊपर नीचे भी कटते हैं, तो इस 0 से ये वाला 0 कट गया। अब ये तो रहेगा 44 और इधर लिखा रहेगा दर गुणा 5, तो दर निकालिए 5 और इसके नीचे आ जाएगा 44 बटे 5 बराबर दर। भैया दर ही आ जाएगी, इसको काट दो, काट के दर आ जाएगी, 5 अट्ठे 40, बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8.8%, ये आ गया 8.8% दर, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेना, सवाल इस टाइप का आना है, इसी सवाल पे आना है, साधारण ब्याज का सवाल आना है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आना है, आप इस तरीके से उसको कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ब्याज दर ज्ञात करें, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000, अच्छा यार नेक्स्ट सवाल आते हैं, उस कालावधि मतलब उस काल को, उस समय को ज्ञात करें। कालावधि का मतलब समय ज्ञात करवा रहा है भैया, क्या ज्ञात करा रहा है, समय। सवाल को लिखते चले जाओ, पहले ही समय ज्ञात करा रहे हैं, समय बराबर क्या, जिसमें 1000 रुपए, 1000 रुपए के मूलधन, मूलधन दिया है कितना, मूलधन बराबर 1000 रुपया, फिर वार्षिक 10% ब्याज दर से, वार्षिक बोल रहा है, वार्षिक, और फिर आगे लिख रहा है 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था, ठीक है। लो भाई दर वार्षिक, कितनी वार्षिक है, 10% वार्षिक है, लिख भी दो वार्षिक, दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, सॉरी अरे यार क्या हो गया, चलो दोबारा लिख लेते हैं। कालावधि को ज्ञात करें, उस काल को समय ज्ञात करना है, समय, समय बराबर क्या, जिसमें इतना 1000 रुपये का मूलधन, मूलधन बराबर 1000, मूलधन बराबर 1000, ब्याज दर, दर बराबर 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 331 रुपए। दिख रहा है क्या नहीं यार, ठीक है। थोड़ा राइटिंग और सुधार लूंगा, थोड़ी राइटिंग में आपको इशू बन रहा है, चलो हो सकता है, ये चीज है। अब जब ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी एक फॉर्मूला है, और लगभग इसी फॉर्मूले पे आप सवाल कर लेंगे, कोई सा भी सवाल आएगा, ए बराबर पी 1 प्लस छोटा आर बटे 100 की पावर n। अब इसमें क्या क्या चीज क्या क्या ये बता देता हूं। ए का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र धन, और मिश्र धन किसे बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं मूलधन में को ब्याज जोड़ना, ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ना। तो जब आप मूलधन में को जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिला या ब्याज मिला उसको जोड़ लेते हो, मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज मैं बोल रहा हूं तो आप लिख लेना, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये पी क्या है? पी है भैया मूलधन। आर क्या भैया? दर। एन या टी भी लिख देते, एन बराबर है समय। ठीक है, ये चीज है। इस फॉर्मूले पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के और भी टिपिकल सवाल हैं जो और भी फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे। बट मुझे जो लग रहा है भाई उतना टफ नहीं देने वाला, लगभग इसी फॉर्मूले पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल को टैकल करा देगा अगर आप इसी के आधार पे सही से। इसी पे था लेकिन थोड़ा सा टिपिकल किया था उसने देखो अब क्या पूछा है उसने, कलावधि पूछा, बस सब पूछ रहा है। अब इस सवाल में आप लगाओ, सवाल में फॉर्मूले में लगा रहा हूं। ए का मतलब क्या होता है भैया? मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, समझ रहे हैं? तो ए का मतलब मूलधन बराबर चक्रवृद्धि। तो ए बराबर क्या हो गया? देखो मैं यहाँ को लिख के दिखा रहा हूं पहले। ए बराबर क्या हो गया आपका? मूलधन कितना? 1000 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 331। तो ये क्या इतना हो गया भैया? 1331। समझ गए? ए बराबर इतना, पी बराबर दे रखा आपको 1000 और दर आर बराबर 10%। और भैया एन निकालना है, बताओ एन हमें निकालना, लगा दो फॉर्मूले में। ए बराबर 1331 बराबर पी 1000 ब्रैकेट 1 प्लस आर के जगह 10/100 की पावर एन, मतलब वार्षिक। वार्षिक एन का मतलब 1 2 वार्षिक। अब फिर बोलता वार्षिक है तो वो कालावधि, सॉरी कालावधि तो पूछ रहा है वो, एन, ये एन हमें निकालना है। कर लो भैया 10 ढाई 100। तो ये तो इधर ले आओ, 1000 इस 1331 के नीचे ले आओ, 1331 1331/1000 बराबर ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? ये अब इसका आपने पढ़ा होगा ना, जब इस तरीके बटे में सवाल होता है हम इसको कैसे करते हैं? 10 ही करना, 10 10 और 1 11। तो ये हो जाएगा 11/10 की पावर एन। ये तो हो गया। अब ये 1331 क्या होता है और ये 10,000 क्या होता है? ये होता है 1331 होता है 11 की घात 3 बटे ये होता है 10 की घात 3। और ये हो गया 11 की घात 3 बटे 10 की घात 3। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फाइनली इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 11/10 की पावर, इधर वाला लिख रहा हूं मैं, टोटल की पावर 3 और फिर 11/10 की पावर 3, सॉरी एन इधर लिखा जाना है एन, ये मैं एन लिख दे रहा हूं, एन गलती हो गई। देखो अब क्या होता है, आपने ये रूल ना पढ़ा हो तो अब समझ लो। जब किसी भी घात का बेस इक्वल होता है तो उनकी घात भी इक्वल मानी जाती है। तो मतलब 11/10 इधर भी है, 11/10 इधर भी, इसके ऊपर घात 3 है, इसके ऊपर घात n है। तो जब नीचे वाले आपस में बराबर है तो ऊपर वाले बराबर माने, मतलब n का मान n बराबर 3 माना जाएगा। n का मान क्या है? 3। और n क्या था? समय। और समय क्या आ गया? 3। तो वर्ष कितने हो गए? 3 वर्ष। ऐसे करके इस तरीके के ऊपर आपका एक सवाल आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आ जाओ भाई, सवाल नंबर 11। 3 साझेदार ए, बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं और यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है, सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करो। तो यार क्या है ये सवाल? ये हम नॉर्मल लॉजिक है, 2-3 भाई लोग होते हैं आपस में, ठीक है, छोटा बड़ा भाई ये। तो ये बोला कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, उनका जो अनुपात में लाभ, उन्होंने कोई काम किया, उस काम पे मान लो एक बिजनेस लगाया, बिजनेस पे एक 100 रुपए का बिजनेस था, 100 रुपए में उन्होंने 100 रुपए पे उनको 100 ही रुपए और कमा लिए। उन्होंने 100 रुपए लगाए लेकिन 100 रुपए और कमा लिए, तो 100 रुपए का लाभ हो गया। वो लाभ को वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि उस लाभ को आप 4:5:6 के अनुपात में हो रहा है, ठीक है, लाभ कमाते। यदि लाभ में सी का हिस्सा, वो कह रहा है सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है। ये बताओ, अगर जब हमने आपने पढ़ा होगा ना बेसिक से कभी के पढ़ाया होगा पहले कि अनुपात खत्म करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं इसको? हम 4 के या x जो भी मानना चाहो, 4 के, 5 के और 6 के, आप समझ लीजिए अभी। तो इसका मतलब ये हो गया कि a, b, c, मतलब a का मान क्या आ गया? 4 के, b का मान 5 के, c का मान 6 के। ये तो बात आ गई एक तरीके से।
ये आ गई ना, अब ये आ गई। अब इसके बाद आगे पढ़ो, लाभ में ये लाभ आ गया, ए का लाभ 4 के है, बी का लाभ 5 के है, 6 का लाभ सी के। अब वो कह रहा लाभ में यदि सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है, मतलब वो ये बोलना चाह रहा कि सी का हिस्सा जो है ए के हिस्से से 200 अधिक है, तो सी का और ए का जो डिफरेंस है, सी का हिस्सा ऐसा अधिक है, तो सी का मतलब कह रहा है सी का और ए का जो डिफरेंस आएगा वो 200 रुपए आएगा। कितना आएगा? 200 रुपए। मतलब जो भी ए को मान मिला होगा ए से 200 रुपए ज्यादा है सी का मान क्या था? 6 के, ए का मान 4 के बराबर 200। ये आ गया 2 के बराबर 200 और ये आ गया के, 2 से काट देंगे तो के बराबर आ गया 100। तो के का मान आ गया 100। जब के का मान 100 आ गया तो के का मान अब यहाँ पे आप वापसी रख दो। तो जैसे आप वापसी रखोगे तो पूछ क्या रहा है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करो। तो भैया के का मान 100 आया, 100 आप इन सब में रख दो, तो अब कुल मिला के क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 के बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 100 बराबर 400। बी का मान कितना हो जाएगा? 5 के बराबर 5 गुणा 100 बराबर 500। सी का मान क्या हो जाएगा? 6 के, तो बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणा 100 बराबर 600। तो भैया कुल लाभ इनको जोड़ लो, 6 5 11 4 15, तो कुल लाभ कितने रुपए हो गया? 1500 रुपए हो गया। ये रहा भैया कुल लाभ 1500 रुपए। ये बेसिक चीज है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है? आप लगा रहे होंगे प्रैक्टिस सेट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो उससे ना चीज मैं बार कह रहा हूँ, पिछले साल के 19 पेपर तो लगा के चले जाओ भैया, मैं तो रीजनिंग तो पक्का लगा के जाओ, आपको उन्हीं टाइप के सवाल मिलने वाले हैं, उन्हीं में से बस हम कुछ कराने की कोशिश करें जिससे आपकी मदद हो जाए, ठीक है? चलिए आते हैं फिर से, मतलब साझेदारी वाले सवाल भी आना है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, देखो सवाल कौन से दे रहा है? वो जो हम जीवन में झेलते हैं, साझेदारी हम जीवन में करते रहते हैं, उन्हीं से तो पूछ रहा है। परसेंटेज हम हर चीज में छोटा मोटा घटाते बढ़ाते रहते हैं, उन्हीं से तो पूछ रहा है। समय दूरी हम लोग कहीं आते जाते, कई बार पूछता है हम वहां गए थे कितनी स्पीड पे गाड़ी थी क्या नहीं, ये सब समय दूरी पे आएगा, चाल समय पे आएगा, हम लोग मिलकर काम करते हैं, उन सब चीजों पे तो सवाल पूछ रहा है। चलो 3 साझेदार ए बी और सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 है तो कुल लाभ। सवाल उसी तरीके का जो मैंने पीछे कराया है, थोड़ा सा लेंदी किया है, थोड़ा समय की जरूरत है। फिर से वही ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना? 2:3:4। तो भैया मैं ए का मान क्या मान लू? ए बराबर 2 के मान लू क्या? बी बराबर 3 के मान लू क्या? सी बराबर 4 के मान लू क्या? अनुपात खत्म करने के लिए जैसा हमने पीछे, मतलब ए का हिस्सा कितना? 2 के इस लाभ में, बी का हिस्सा कितना? 3 के, सी का हिस्सा कितना? 4 के। ये आगे यहां तक बात समझ में? चलिए आगे क्या है? एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। तो कुल मिला के देखो, अब आपको ये निकालना हो कि ए का शेयर कितना, ये तो परसेंटेज उसमें था अनुपात में, लेकिन ए का शेयर हमें निकालना होता है जब किसी चीज का हिस्सा निकालना हो। आप कहोगे कि 100 में से आपका 10 रुपया है, तो आपका 100 में से 10 रुपया तो निकालेंगे कैसे? 10/100, ठीक है? तो ए का हिस्सा कितना हो गया? ए का हिस्सा हो गया भैया, ये 2 अनुपात है ना इसका, और टोटल ये कितना है? 2 3 5 और 4 9, तो ए का हिस्सा बराबर हो, ए का हिस्सा टोटल हो गया यहाँ पे टू के बटे 9, ठीक है? और अच्छा यहाँ पे अब ऐसा करने की जरूरत है ही नहीं आपको, वो बोल रहा है सीधा सीधा जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया है, प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया है। तो भैया आ जाओ, इसको हटा दो यहाँ पे अभी, ठीक है? ए का शेयर था 2 के, इसमें से उसने क्या ले लिया? डी ने, तो मतलब ए से डी ने कितना ले लिया? 2 के का आधा, 2 के का आधा हिस्सा लिया ना, तो 2 के का आधा कितना हो जाएगा? 2 के का हम आधा कर देंगे, आधा करने के लिए 2 से भाग तो करेंगे तो के, तो ए के पास कितना बचा? ए के पास बचा के, और डी को भी मिल गया इस पे से के, तो डी के पास अभी कितना हो गया? डी बराबर के आ गया। ये तो इसने ए से ले लिया आधा हिस्सा। अब सी का हिस्सा देखो, सी का हिस्सा कितना था? 4 के, तो अब ये जो डी है ये सी के हिस्से में से भी लेगा, तो सी के हिस्से में से क्या? 4 के में से फिर उसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के।
तो अब सी के हिस्से में 2k ले लिया, तो के अब डी के पास कितना हो गया, ये वाला k तो ले लिया उसने ए से, मतलब ए का मान था 2k, उसका आधा ले लिया उसने, आधा शेयर। तो आधा शेयर क्या हो गया, प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। अच्छा जिसने, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, उसने ये बोला है 3 साझेदार ए बी और सी ने इतने के अनुपात में लाभ कमाया है, एक नया साझेदार डी शामिल हो जिसने ए और सी के प्रत्येक के शेयरों में से, उसने शेयरों में से हिस्सा लिया है, ना कि लाभ में से। तो ये लाभ हो गया था, मैंने आपको लाभ बता दिया कि लाभ में से हिस्सा ले लिया, ठीक है। लाभ में से हिस्सा नहीं लिया भाई, उसने शेयरों में से हिस्सा लिया। तो लाभ तो क्या था, देखो ये लाभ है इनका, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4। तो ठीक है, अब इनके शेयर, शेयर भी इनके, जो देखो याद रखो इन सवालों में, जो भी हमारा लाभ होता है उसी अनुपात में हमारे शेयर होते हैं। तो इनके शेयर कितने हो गए, ए का शेयर कितना हो गया, अब ए का शेयर हो गया 2, क्योंकि इसका अनुपात 2 बटे टोटल कितना, 4 3 7 2 9। ए का शेयर कितना हो गया इसमें, 2/9। बी का शेयर कितना हो गया इसमें, 3/9 टोटल, टोटल सबके। सी का शेयर कितना हो गया इसमें, 4/9। ये इनका शेयर हो गया। अब इनके शेयरों में से, ठीक है, अब इनके शेयरों में से जैसे ए का शेयर का उसने आधा हिस्सा और सी के शेयर का उसने आधा हिस्सा किसने ले लिया, डी। तो इसका आधा हिस्सा क्या हो जाएगा, 2/9 का आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा आधा इसका, बताओ। 2/9 का, ये ऐसे कर दो। अरे यार ब्रश किधर गया भाई, दो बटे नौ, ये ऐसा बताया जाता है ना जिस तरीके से होता है। 1 मिनट, ये तो क्लीन ही हो जा रहा है। चलो दोबारा से आओ। ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका लाभ है 2:3:4, ठीक। तो अब इनका हम कह रहे हैं इनके शेयर कितने, तो मैं ये बोलना चाह रहा था जो इनके लाभों का अनुपात होता है वो इनके शेयरों का भी अनुपात। तो शेयर कितने हो गए, ए का शेयर कितना हो गया 2, लेकिन टोटल करना होता है इनका 2/9। ए का शेयर हो गया यो, बी का शेयर हो गया कितना 3/9, सी का शेयर हो गया कितना 4/9। अब वो कह रहा है डी को क्या मिलेगा, अब वो कह रहा है डी को मिला है ए के हिस्से का, जो ए का शेयर है उसका आधा। तो 2/9 का आधा करूंगा मैं, आधा का मतलब इसको 2/9 को आप 2 से क्या कर दोगे, अब 1/2 इसको हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/, नहीं यार सॉरी, मैं ही आपको गलत बता रहा हूँ। 2/9 का आधा कर दो, आधा करेंगे 2 से भाग दिया जाएगा, 2 से भाग दिया 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/9, ठीक। इसके बाद बचेगा 1/9। सी का, इसका आधा करेंगे 4/9 का आधा, 2 से भाग, तो 2 दूनी 4, तो ये बचेगा 2/9। तो 2/9 ही सी के पास बचा, 1/9 ए के पास बचा, और लेकिन डी को क्या मिल गया, डी को मिला क्या 1/9, तो ए से ले लिया इसने, 2/9 भैया उसने किससे ले लिया, सी से ले लिया। तो इसका शेयर का हिस्सा कितना हो गया 9 ले लिया आपने लघुत्तम, 1 + 2, ये आ गया 3/9, 3 ही का ना 3, 3 × 9, ये आ गया 1/3। देखो 1/3। अब इसका हिस्सा क्या करना हमें से, ये आ गया डी का हिस्सा 1/3, शेयरों में हिस्सा आ गया। टोटल इसे भी कितना करना है 3 × क्योंकि नीचे टोटल वो कर लेना है ना। अभी आ जाते हैं, ये आ गया डी का हिस्सा। अब क्या कह रहा है वो, अब 100 रुपए है, तो वो कह रहा है डी का हिस्सा, यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपया है। क्या कह रहा है, यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपया, तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो डी का हिस्सा कितना भैया 1/, मतलब देखो डी का शेयर कितना आ गया 1/3, ठीक है। अब इनका शेयर कितना था, देखो इनको काट लेते हैं। अब हम इनको भी 1/3 करेंगे तो कैसे हो जाएगा, या इसको हम करेंगे डी बराबर क्या आ जाएगा 1/3 को आप 3 × 3 ऊपर नीचे कर लेंगे, तो 3/9 हो गया, ठीक है। आ जाओ, चार तीन सात, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है सवाल में।
चलो आगे देखते हैं यार, सवाल में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता, आ जाओ भाई इस सवाल पे आओ। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से सात वस्तुएं और 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रत्येक वस्तु का, यहाँ पे का होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। देखो, आप सवाल पढ़ते जाओ, लैंग्वेज लगाते जाओ, सवाल होता चला जाएगा। एक खुदरा विक्रेता मूल्य ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं। मान लो कोई आदमी गया कुछ सामान खरीदने दिल्ली से, वो पेन ले आया, 10 रुपए की दर से वो कितनी वस्तुएं लाया? 10 रुपए की दर से वो कितनी लाया? 7, प्लस 11 की दर से कितनी लाया? 9 वस्तुएं। कुछ और ले आया, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ, मतलब उसके सारी लागत ये हो गई। मेरे कहने का मतलब 10 रुपए की दर से 7 वस्तु, 10 रुपए की दर से 7 पेन, तो कितना हो गया? 70, प्लस 11 9 99, कैसे? 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 11 9 99, प्लस 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं, 15 150 और 15 चौका 60, ये हो गया 210। टोटल कितना आ गया? 210 में को 280, 280 में को 99 जोड़ लीजिए, 280 में को आप 99 जोड़ो सीधा ऐसे रख के, 99 का 9, 9 और 8 17 का 7, और ये आ गया 379। कितना आ गया? 379। कुल मिला के उसकी लागत आई इतनी, सारी वस्तुएं लाने में। ठीक है, अब वो कह रहा है उसकी लागत पे 20% का लाभ होना चाहिए। तो अब ये जो 379 है, मैंने आपको पीछे ही बताया, इसमें आप 20% का लाभ करना है तो इसको 100 से बढ़ा के 120 लिख दो बस, 120/100। जब भी कुछ कम करना हो, कुछ ज्यादा करना हो तो उतने प्रतिशत कर लो। तो 379 गुणा 120/100, 0 से 0 काट दो भैया। अब ये क्या करो, आप इनकी गुणा कर दो। 12 नंबर 108 का 8, हासिल लगे 10, 12 सत्ते 12 पंजे 60, 12 चंग 72, 12 सत्ते 84, 84 में 10 जोड़ा 94, 94 का 4, हासिल लगे 9, 12 त्या 36, 36 में 9 जोड़ा 45, ठीक, बटे ये 10 बच रहा था। 10 का मतलब 10 उड़ाएंगे तो एक यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो कितना मतलब आ गया? 454.8। वो बोलना चाहता है कि उस पर इतना लाभ होना चाहिए। जब हमने इतना लाभ होना चाहिए तो जो भी लागत मूल्य आई थी 379 पे 20% का लाभ करा, तो 379 पे 120/100 करा। जब 120/100 करेंगे तो इतना, तो कुल मिला के अब ये वस्तु इतने की बिकनी चाहिए टोटल। ठीक है, लेकिन वो कह रहा कि प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करें, प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि औसत लागत मूल्य पर। तो हमने औसत लागत मूल्य पर, जैसे हमने 20% लाभ लिया है, तो औसत लागत मूल्य पर ही हम कुल वस्तुओं की संख्या से भाग दे देंगे, तो प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो कितनी वस्तुएं थी अगर आप देखेंगे तो 7 वस्तुएं तो ये थी, 9 वस्तुएं ये थी और 14 वस्तुएं ये थी। तो वो जोड़ी कितने हो गया? 9 और 7 16, 16 और 14 30। कितनी वस्तुएं हो गई? 30 वस्तुएं हो गई। ठीक है, अब 30 वस्तु हो गई। जब आप 30 से इसको फिर काटेंगे तो आपको एक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात, तो मतलब एक वस्तु का आ जाएगा। आप काट लो भैया, कैसे काटोगे? 3 से काटो, दाएं से 3 दाएं 30 और 3 से ऊपर काटो, 3 का ना 3, 3 पंजे 15, ये 4 है, 3 का ना 3। ठीक है, और फिर क्या है? ये पॉइंट हटा दो, एक 0 और बढ़ा दो यहाँ पे, ये बच रहा है 1 और 8, 3 6 18। तो क्या बन गया ये? 15 1 6/100, 1516/100। लेकिन 100 से जब हम 100 से पूरा हो गया तो 15 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 15.16। तो क्या आ जाएगा? 15.16 उत्तर आ जाएगा। नीचे से जब 2 0 आप हटाएंगे तो पॉइंट 2 संख्याओं के बाद लग जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ भाई। ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर वे काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ऐसा सवाल। देखो, ये समय और मतलब समय और काम की वाली बात है।
इसकी ट्रिक या इसको मैं थोड़ा बेसिक से आपको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो अगर आप इसको करना चाहेंगे तो भैया तरीका ये है, देखो ए और बी, मतलब बेसिक तो यही है, तो इसको हम आप ऐसे मान सकते हो, ए और बी का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि वो टोटल मिलकर 12 दिन में करे तो उनका हो जाएगा 1 बटे 12। ये समीकरण नंबर 1 होगी। ऐसे आप कर सकते हो जब भी वो दो जोड़ेगा, ए और बी का एक, तो हमें पहले इनका एक दिन का काम निकालना। इसका बेसिक ही होता है कि आपको पहले एक दिन का काम निकालना होता है। तो एक दिन का काम निकालेंगे तो ए और बी जब दोनों मिलकर एक दिन का काम साथ करें तो एक दिन का काम, एक दिन का ए का काम, एक दिन का बी का काम, मतलब 1 बटे 12 काम पूरा कर सकते हैं। फिर बी और सी का इसी तरीके से 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी बराबर क्या, 1 बटा 16। ठीक है, फिर ए और सी का वही काम, 1 बटे ए प्लस 1 बटे सी बराबर 1 बटा 24 कर सकते हैं। तो वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में, तो भैया इनको क्या करो, तीनों समीकरणों को आप जोड़ो। जब तीनों को जोड़ोगे तो दो दो देखो 1 एक ये रहा, 1 एक ये रहा, तो ये हो जाएगा 2 बटे ए। इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे, उधर वाले उधर, 1 बटे बी ये क्या हो रहा, 1 बटे बी ये रहा, 1 बटे बी तो हो जाएगा 2 बटे बी जुड़ के आपस में दोनों, प्लस 1 बटे सी ये रहा, 1 बटे सी हो गया तो हो जाएगा 2 बटे सी बराबर। अब इनको भी जोड़ लो, इधर 1 बटे 12 प्लस 1 बटे 16 प्लस 1 बटे 24, 1 बटे ए, 2 कॉमन ले लिया मैंने बाहर इसमें से, 1 बटे बी 1 बटे सी बराबर इनका लघुत्तम ले लो भैया। लघुत्तम जब आप लोगे तो आप लघुत्तम का मतलब ले से लेना, तो आप इनका ले से भी निकाल सकते हो, सीधा सीधा ले से निकालोगे या ले से निकाल लो, पता चल जाएगा तब हमें कौन सा लघुत्तम ले से निकालने के लिए। मैं चलो अभी आप इसका ले से निकालना, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। इनका लघुत्तम हमने ले लिया 48, इनका 48, तो 48 ऐसा मतलब ऐसा चीज होती है जो तीनों से कट जाएगा। तो जब लघुत्तम होता है आपको पता होगा 12 चौक 48, 4 बार काटेंगे अपने मन में ही, तो यहाँ आएगा 4 का ना 4 प्लस 16 48 3 का ना 3 प्लस 24 दूनी 48 मतलब 2 का ना 2, तो ये हो जाएगा 4 3 7 7 2 9 बटे 48। अब ये 2 इधर ये आ गया, ये 2 आप इधर लेके जाएंगे, जब 2 इधर लेके जाएंगे तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी बराबर 4 3 7 7 2 9 9 बटे 48 दूनी, ये 48 दूनी कैसे, ये वाला 2 इसके साथ नीचे 48 दूनी 96, ये आ जाएगा। तो एक दिन का काम इन लोगों का कितना आ गया, ए का बी का और सी का तीनों मिलकर जब करेंगे तो एक दिन का काम आ गया 9 बटे 96। अब इसको आप जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो वो यही तो पूछ रहा था ना, वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो। तो इसका उल्टा करेंगे तो सब कुछ उल्टा कर दो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 96 बटे 9। तो 96 बटे 9 जब आप करेंगे तो 96 को आप 9 से भाग देंगे, ये है 96 को 9 से भाग देंगे आप, तो 9 का ना 9, ये बचा भैया क्या आपका 6 पॉइंट लगाएंगे, 9 का ना 9, और चूंकि तुरंत एक संख्या उतारनी पड़ी तो 0 बढ़ाएंगे पहले, क्योंकि 9 ढाई 90 ऐसा आएगा ना, 9 ढाई 90 और ये 6 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 9 छंग 54, फिर 4 बचा, 9 छंग 54, तो 10.67, एक ये आ रहा 10.33 10.67, तो 10 पॉइंट यहीं से आप इतना ही दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं, इतने से उत्तर मार सकते, 10.67 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यार, ज्यादा लंबी हो रही है ना शायद क्लास, देख लेते हैं सवाल फटाफट। 1-2 साल हो रहे। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। ये बेसिक चीज है, आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस इसी पे लगा लेना, ये चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, वो निकलवा क्या रहा है, उसने पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या बन जाएगा इसी से सूत्र, दूरी बराबर क्या बन जाएगा सूत्र, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ये तो बन गया सूत्र, चाल गुणा समय। अब लगा लो, तो दूरी बराबर चाल, वो कह रहा है आधे भाग में तो उसने 21 किलोमीटर, ये इसकी चाल है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल, और दूसरा आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। तो समय तो कितना था भैया 5, समय तो है गुणा 5, और ये चाल उसने दिया है। ठीक है, चाल को क्या है, जब 2 अलग अलग चालें थी तो उनकी हम औसत चाल निकालते हैं, औसत चाल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा
औसत चाल निकालिए। औसत गति निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दो चालें होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2ab बटे a प्लस बी, ये उसकी औसत चाल होती है। ठीक है, तो औसत चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम रख देंगे ये क्या था, 21 और 24, 2 गुणा 21 गुणा 24 बटे 45, 15 या 45 और 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 6 गुणा 24, ये आ जाएगा ऐसे 6, मैं उसको ऐसे नहीं काट रहा, 6 गुणा 24 बटे 15, अब इससे 5 तिया 15, 3 अट्ठे 24 और 8 छंग 48, तो दूरी कितनी आ गई, ये तो भैया गलत आ रही ना, कुछ छूट गया क्या, कुछ छूट रहा है क्या भाई, अच्छा a प्लस बी तो हो गया, 2 गुणा 3 सत्ते, अच्छा 7 था ना, 3 सत्ते 21 और 3 से 15, तो ये 7 था पहली बात, तो 7 दूनी 14 आएगा ये। ठीक है, 14 गुणा 24, 14 गुणा 24 था ये, तो यहाँ हमने काटा, ये 5 तिया 15 और 3 अट्ठे 24, 14 अट्ठे 112, कितना हो जाएगा ये 112 गुणा में होती, तो 112 किलोमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, इसी फॉर्मूले बनाए औसत चाल का ये सूत्र फॉर्मूला लिख लीजिए आप, औसत चाल, औसत चाल, जब भी वो औसत चाल हमें क्यों नहीं, एक चाल नहीं दी ना उसने, थोड़े थोड़े रास्ते के लिए अलग अलग चाल दे, तो अगर दो ऐसे दो ही देता, 2 से अधिक देता तो एक फॉर्मूला, लेकिन आपको इतना बड़ा देगा नहीं वो, जब वो फिर और जुड़ जाएगा फॉर्मूला, तो अभी आप जब 2 अलग अलग चाल दे रखी है तो उसके लिए औसत चाल का फॉर्मूला 2ab बटे a प्लस बी, a का मतलब पहली चाल, b का मतलब दूसरी चाल, तो a की जगह मैंने 2a की जगह मैंने पहली चाल रखी 21 किलोमीटर, b की जगह मैंने दूसरी चाल रखी 24 किलोमीटर, और फिर नीचे a प्लस बी, उन दोनों को जोड़ा 45, तो इसको हम जब काट फाट करेंगे तो काट फाट करने से क्या आएगा, यहाँ पे ये 2 गुणा 7 गुणा 24, काट फाट करने मैंने पूरा इसको गुणा करके यहाँ लिख के सीधा यहाँ लिख दिया, 2 ये इस तरीके से लिख दिया, 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 यहाँ लिख दिया, और गुणा 24 ऐसे लिख दिया, और ये 5 तो था ही, और ये नीचे क्या था, दूरी बराबर 4 गुणा समय, तो दूरी बराबर 4 गुणा समय, तो नीचे क्या था ये 15 तो था ही, ये वाला 15 भी यहाँ लिख दिया, अब जब काटेंगे तो आप 112 किलोमीटर आ गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आओ, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 और दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में इतने किलोमीटर तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति भैया क्या है, ये भी इसी चीज पे है वैसे तो, चाल बराबर दूरी बटे समय, गति ज्ञात करनी है, गति का अनुपात दे रखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला आपको याद है, ये आ गया दूरी बटे समय। ये कह रहा है 2 रेलगाड़ी, तो मतलब उनकी गति का अनुपात मतलब चाल 1, पहली रेलगाड़ी का मतलब चाल 1 अनुपात चाल 2, इनको आप पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी का अनुपात बोल सकते हैं 5:6। वो कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर चलती है, तो मतलब मैं बोल सकता हूं, जैसे देखो अनुपात खत्म करने के लिए, तो चाल 1 मतलब पहली गाड़ी की चाल कितनी आ गई 5 के, दूसरी गाड़ी की चाल कितनी आ गई मतलब चाल 2 बराबर आगे 6 के, ये तो आगे ना इनकी चाल, अगर हम ये अनुपात मान के एक्चुअल में आते हैं तो हम के का मान रखना है। तो अब वो जो पूछ रहा है, वो जो भी पूछ रहा है वो पूछ रहा है तय कर, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, ये बस ये निकालनी है, यही निकालनी है बस, लेकिन इसके लिए मुझे के का मान चाहिए, के का मान निकल जाएगा तो यही पहली गाड़ी की चाल आ जाएगी 5 के, लेकिन के का मान रखना है, तो के का मान मुझे निकालना कहां से, यहां से, के कैसे निकलेगा, दूसरी गाड़ी की चाल 6 के और दूसरी गाड़ी का समय 5 घंटे, और दूसरी गाड़ी ने दूरी कितनी तय करी 450 किलोमीटर, तो इसी वाले फॉर्मूले में रख दो अब जा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल कितनी दूसरी गाड़ी की 6 के, दूरी कितनी भैया, दूरी है उसकी 450 किलोमीटर, और समय कितना भाई 5 घंटे, काट लो, 5 एकना 5 और 5 अट्ठे 40 और 5 एकना 5, कैसे काट रहा हूं मैं भाई, 5 नम 45 और ये 0, तो 6 के बराबर 90, या के बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब 30 आ गया, 2 से काटेंगे 15 आ गया, तो के बराबर कितना आ गया 15, इस के मान को यहां रख दो,
15 पंजे 75, तो चाल में मतलब पहली गाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ जाओ फटाफट। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी हो, भूखंड का क्षेत्रफल इतने किलोमीटर है, तो भूखंड परिमाप ज्ञात करो। मैं देखो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक, अब जब भी ये आएगा आयत, मतलब आयत की बात कर लेता हूं, तो आयत के ऊपर 2-3 सवाल बन सकते हैं। आयत का पहले आप आयत को समझ लीजिए। आयत का मतलब होता है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चारों भुजा बराबर नहीं होती आयत की, आमने सामने की भुजा, मतलब ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। ठीक है, तो एक तो होता है इसमें क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, एक तो ये वाला फॉर्मूला। अगर मैं इनको ऐसा मान लूं कि ये ए है और ये बी है, तो ये वाली सामने वाली भी तो ए मानी जाती है, सामने वाली भी बी मानी जाएगी। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 2a + b ब्रैकेट 2 गुणा ब्रैकेट a + b। ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, एक ये फॉर्मूला होता है इसका। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भैया लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब a गुणा b। इसको हमने लंबाई मान ली, ये हमने चौड़ाई मान ली। ठीक है, ये मेंसुरेशन का है। ऐसे ही करके मैं चीजें आपको सारी क्लियर। तो आयत का मतलब हो गया आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके। वर्ग एक अलग चीज है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसमें चारों भुजा बराबर नहीं होती आपस में, आमने सामने। तो उसके ऊपर 2 फॉर्मूले होते हैं, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। इसी के ऊपर ये सवाल आया था नॉर्मल। एक आयताकार भूखंड है, ये भैया इसने ऐसे एक भूखंड दिया था। ठीक, इसकी लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। लंबाई ये है और चौड़ाई से 3 गुनी है। भाषा पढ़ो, चौड़ाई से 3 गुनी। तो आपने क्या मान लिया कि मैंने चौड़ाई मान ली कितनी, x। ये चौड़ाई है, चौड़ाई है ना, ये हमने अपने मन से मान लिया कि चौड़ाई है, और चौड़ाई हमने मान लिया अपने मन से कितनी, x। ये भी x, आमने सामने की भुजाएं। और वो कह रहा उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, तो यह है लंबाई। तो चौड़ाई x है, तो 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 3x। तो ये भी कितनी होगी, 3x। बात समझ में आई। भूखंड का क्षेत्रफल इतने किलोमीटर है, क्षेत्रफल दे दिया उसने प्रश्न अनुसार। जो प्रश्न में बोला क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, भूखंड मतलब ये आयताकार, मतलब इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, a गुणा b। ये आ गया भैया। और क्षेत्रफल उसने दिया कितना है, ये दे दिया उसने 768। कुछ करना है क्या, 768। a का मान, a ये है 3x, b का मान b है x। हो गया, लो भैया 768 बराबर 3x², x जुड़ गया x²। 3 से इसे काटो, 3 का ना 3, 3 पंजे 15, 3 छंग और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 और 6, 3 पंजे 15 और ये 256। तो ये क्या बच गया भैया, x² बराबर 256। और ये जब दोनों ओर वर्गमूल लूंगा तो इधर से 2 उड़ जाएगा, मतलब x² बराबर, ये किसका होता है, 16 का वर्ग होता है। तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर 2 से 2 घाट कट जाएगी, तो x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो उसने यही तो पूछा, भूखंड की परिमाप ज्ञात करो। दूसरा फॉर्मूले पर पूछ लिया, परिमाप क्या भैया, 2 गुणा a + b। तो परिमाप क्या है, अब परिमाप में मान रख दो। देखो x का मान 16 आ गया, तो ये तो हो गया कितना, 16। ये भी 16 हो गया, तो ये भी 16। और ये क्या है, 16, 3x है, तो ये क्या हो गया, 16 × 48। और ये क्या हो गया, 16 × 48। ठीक है, तो अब बोल रहा है आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप में मान रख दो आप। आयत का परिमाप क्या है, ये चलो यहाँ को देख लेते हैं। आयत का परिमाप का क्या है, 2a + b। ठीक है, तो 2 और a का मान कितना भाई, ये 48, और b का मान कितना है, 16। 16 48 जोड़ेंगे कितना हो गया, 64। और 64 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 128। मतलब ये आपस में जोड़ेंगे, 64 आए, 64 की हम 2 गुणा कर देंगे तो 128 आ गया। ये हो गया सवाल। था क्या इसमें कुछ, बस आपको समझना था और आपको चीजें पता होती तो आप सवाल कर देते हैं। लग लेंदी सर है, लेकिन सेकंडों का सवाल है, एक बार आप समझ लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलो जल्दी से फटाफट 1-2 सवाल हो जाएगा। 3 अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें A 100वां स्थान पर, B 10वें स्थान पर और C इकाई स्थान पर है। मतलब इस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे करके। तो
तो ये 3 अंकों की संख्या बन गई, मतलब C इकाई स्थान पे, B दहाई स्थान पे और A सैकड़े स्थान पे, ऐसे है। तथा फिर है इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा जाता है, मतलब इसी संख्या को फिर से ऐसे लिखना चाह रहा है, ABC फिर से ABC के रूप में पुनः लिखा गया। तथा इसे, तो हमने भैया संख्या क्या मान ली, ये होगी थी ना ABC के तरह, जैसे कि C क्या थी, इस वाले स्थान पे इकाई के, और B दहाई वाले पर, A सैकड़े वाले स्थान पे, 3 अंकों की एक संख्या हो गई थी। अब इसी को वो क्या कह रहा है, जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ABC फिर से ABC, तो क्या होनी चाहिए यार, ये क्या लिखा जाना चाहिए, फिर लिखा जाता है तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाए। तो 7, 11, 13, 7, 11 और 13, पहले तो इनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब 7 ही करना 7, 11 और 13, फिर 11 1, 11 करना 11 और 13, फिर 13, फिर ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो इनकी गुणा करके लघुत्तम समापवर्तक आएगा। तो अब ये क्या संख्या हो गई, ये आ गई क्या अपनी ABC, मतलब 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वां स्थान है। तो मतलब ये एक तरीके से इसका मतलब क्या हो गया, 100 और फिर से एक बार और 100, ये तो हो गया है ना। अब इसी संख्या को इनके लघुत्तम समापवर्तक से गुणा करनी थी, मतलब भाग करनी, विभाजित करना है। तो भैया इस संख्या को इनका लघुत्तम समापवर्तक आप देखेंगे तो इन तीनों की गुणा ही आएगी, 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। बस अब इससे काट लो, काटोगे तो जो उत्तर आएगा वही समझो उत्तर होगा। तो जब उत्तर आएगा, आप जब काटना आप शुरू करेंगे, चलो काटते हैं यार 7 से काटते हैं पहले, 7 ही करना 7, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 0, 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर बचा 2 और ये 1, फिर कितना हो गया 21 हो गया, 7 या 21 और ये 2 0 के 0 ऐसे आ गए। तो 7 से इतना कट गया। अब आते हैं 11 से काट लेते हैं, 11 ही करना 11, यहां बचा क्या 3 और ये भी 3, 11 या 33, ये 2 0 के 0 ऐसे आ गए। अब 13 से काट लो, 13 ही करना 13 और ये 2 0 के 0 ऐसे, तो ये आ गया 100। तो कट के क्या आया भैया, कट के आया 100। तो 100 क्या था, 100 था ABC, ये तो था 100, कट के 100 ही तो आया। तो इसके आप मतलब इनके इस वाली संख्या को आप 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक से हमने भाग दिया तो 100 आया। तो 100 एक तरीके से हमने क्या बनाया था ABC, तो फिर से भी कट के क्या आएगा उत्तर ABC ही आएगा, ठीक है। चलो लास्ट सवाल है यार, देख लो फटाफट। एक 5 अंकों की एक संख्या है, लो भाई ये एक संख्या है 5 अंकों की, क्या है ये 2, 4, 7 और ये x लिख रखा है, x और 8। फिर कह रहा है वो 44 से विभाजित करना है। इसको हमें क्या करना है भैया, 44 से विभाजित करना है। विभाजित करे कौन सा, तो कौन सा अंक विभाजित, विभाजित का मतलब पूरी कट जाए। यहाँ ऐसा कौन सा अंक आएगा इनमें से ऐसा कौन सा अंक आएगा जो पूरी विभाजित कर जाए। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि विभाज्यता का नियम, जिसमें आपको मैंने बताया था 2 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से कौन सी कटती है, 4 से कौन सी कटती है। तो ये 44 एक्चुअली क्या है, 44 यही तो है ना, 11 गुणा 4, 11 चौक 44। तो इसमें एक विभाज्यता के नियम में मैंने 4 और 11 ही बताया था कि 4 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 4 से वो संख्या कटेगी जिसका अंतिम अंक 4 से कट जाए। अगर 4 से अंतिम अंक कट रहा है तो समझो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो भैया अंतिम अंक तो 8 थे, 8 है तो 8 तो 400 कट रहा है, तो मतलब यार 400 तो पूरी संख्या कट ही रही है। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला कि ये 4 से कट रही, क्योंकि अंतिम अंक वाली बात आ रही है। तो इससे तो मैं कोई अंदाजा लगा नहीं रहा। अब बचता है इसका गुणनखंड 11 का फॉर्म, 11 का ये बताया था आपको काटने के लिए कि उसके विषम स्थानों का, जो ये संख्या है उसके सम और विषम स्थानों का अंतर जो है या तो वो 0 होना चाहिए या वो 11 से कटना चाहिए। देखो सम और विषम स्थान मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 स्थान है। विषम स्थान कौन सा, 1, 3 और 5, और सम स्थान कौन से 2 और 4। इनकी संख्या को जोड़ो आपस में। देखो पहले हम क्या कर ले रहे हैं, विषम को जोड़ लो। विषम का है 8, 8, 7, 15, 3 मतलब 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 8, 7, 15, 15 और 2 17, 17 तो आया विषम अंक, मतलब जो विषम स्थान है उनका योग। और अब आता है सम वाले का, तो सम है ये 4, यहाँ x जगह इनमें से आप रख के देख लो खुद, x की जगह आप 1 रखेंगे तो 4 और 1 5, जैसे ही 5 करेंगे तो क्या आएगा, 17 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 12। तो क्या 12 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा ना, या तो ये 0 आना चाहिए। सम और विषम अंकों के
मतलब हम स्थानों के जो हम उनको जोड़ते हैं वो घटाते हैं, तो या तो वो 0 आना चाहिए या वो 11 से कटना चाहिए। 11 से कटने का नियम ये है, 11 से वही संख्या विभाजित होगी जिसमें आपस में जो स्थान है, विषम जो स्थान है और सम जो स्थान है, उनका अंतर या तो 0 हो या वो 11 से कटे। तो भैया ना तो अंतर 0 है ना ये 11 से कट रहा 12, तो इसका मतलब एक तो होगा नहीं। एक्स की जगह रख के देख रहा मैं, विषम का तो 17 आ गया टोटल, और सम को जोड़ रहा मैं 4 में को एक्स, जो एक्स की जगह आपके 4 में क्या करूं मैं, आपके एक्स की जगह 2 रखूं, तो 4 में को 2 जोड़ू कितना आएगा 17 माइनस 4 में 2 जोड़ा 6, 17 माइनस 6, 17 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 11 आएगा। भाई ये 11 क्या हो रहा है, ये 11 से कट जा रहा है, या तो 0 आता है 11 मतलब 11 आता, तो 11 से कट रहा है, तो 400 तो ये संख्या कटी रही थी भैया 11 से और कट गई, तो क्या आ जाएगा कुल मिला के एक्स की जगह मान क्या आ जाएगा 2। तो भैया इस तरीके से ये आपका एक सवाल बीच में वो कुछ गड़बड़ आ रहा था, वो देख लेंगे अगली वीडियो में। तो इस तरीके से ये इस वाले प्रैक्टिस सेट जो 2018 के सेकंड शिफ्ट का था, मैंने ये मैथ के सवाल आपको 19 सवाल थे करा दिए, उसमें एक सवाल में कुछ समस्या थी, उसको दोबारा हम देख लेंगे। आपने देखा कि इसमें कुछ अलग से कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं, बस आपको बेसिक उसी सवाल को पढ़ते जाना है, चीजें लगाते जाने, अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूपी पुलिस के मैथ के लिए बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं एसएससी वगैरह के लिए, तो बहुत आसान सा मैथ आना है। हमारा टारगेट 10-15 क्वेश्चन पे रहना है, और मुझे लगता है मैं अगर ये सारे करा दूंगा तो आप बहुत हद तक कैपेबल हो जाएंगे कि आप अपना 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए लगातार वॉच करते रहिए अपने हमारे यूट्यूब चैनल को, और बने रहेंगे आप लोग तो हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा, तो हम लोग आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। ठीक है, सभी को गुड नाइट, थैंक यू।